तो हम जो है आज का लेक्चर फॉर्मली बिगिन करते हैं। मैं इसमें आप लोगों को फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रिपीट द एडवाइस रिगार्डिंग योर यूजेज ऑफ ग्रामर। ग्रामर में यह है कि सबसे पहले आपने सोचना है कि क्या ये जो यूजेज है डज इट एग्जिस्ट इन माय माइंड। इसकी सबसे सिंपल रेसिपी, इफ आई विल बी टीचिंग इट ऑन एनी फोरम इन दिस वर्ल्ड, तो मैं ये कहूँगा कि क्या अगर आपके जहन में वो यूजेज एग्जिस्ट करता है तभी आप उसको सही कर सकेंगे बयान। अगर आपके जहन में कोई थॉट एग्जिस्ट नहीं करता, आपने लैंग्वेज की फॉर्मेशन को नहीं देखा, आपने उस चीज़ को पहले नहीं पढ़ा, तो उस थॉट अप्रोप्रिएट माना देना, अप्रोप्रिएट या मौजू तरीके से एक्सप्रेस करने के लिए, इफ यू आर नॉट अ नेटिव, यू विल हैव टू मेक अ रीडिंग और यू विल हैव टू मेक अ मेमोराइजेशन। ठीक, ये एक इसका है इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट। ये तो मैंने आपको बता दिया कि व्हाट इज हाउ यू कैन मेक इम्प्रूवमेंट इन योर लैंग्वेज। अगर आपको एक यूजेज याद नहीं है, अगर आपको एक यूजेज एक और लैंग्वेज का याद नहीं है, तो आप उसको विद द पैसेज ऑफ टाइम या तो पढ़ के याद कर लेते हैं, या लाइक शेक्सपियर आप ये कर सकते हैं कि he was so adept in language that he introduced more than 3,800 words into the English language, as well as he also materialized the usage of those words and taught us how the words could be used. अब चूंकि आज का लेक्चर जो है वो हमारा है एडवर्ब्स के ऊपर, तो ये वैसे इसकी अंडरस्टैंडिंग तो शायद आपको थोड़ी मुश्किल लगे, मगर बहुत सिंपल है। अगर मैं कहता हूँ, जिस तरह आपकी स्क्रीन पे डिस्प्ले हो रहा है, कि एक वर्ड है करेक्ट, ही करेक्ट डिफाइंड द टर्म्स। अब इसमें जो इसका मतलब आपने सिंपली लेना है वो है कि द सेंटेंस इज ही ब्लैंक डिफाइंड द टर्म्स, द आंसर साउंडेड डैश। अब यहाँ आपने सबसे पहले देखना है कि व्हाट इज द एग्रीमेंट बिटवीन दिस न्यू वर्ड एंड द वर्ब डिफाइंड। डिफाइंड का मतलब है किसी चीज की तशरीह करना, किसी चीज को बयान करना। He correctly defined the terms. The answer sounded correct. अब चूंकि ये बिल्कुल सिंपल है और it clearly solves the purpose, आपको पर्पस बता रहा है कि उसने बिल्कुल सही तरीके से टर्म्स को बयान किया और जो उसका आंसर था वो बिल्कुल सही था। अब सही जो है वो उर्दू लैंग्वेज में तो करेक्ट का मतलब भी सही है और करेक्टली का मतलब भी सही है, मगर इंग्लिश लैंग्वेज चूंकि नॉमेनक्लेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है, हमने ज़्यादा ग्रामर नहीं पढ़नी। पूरी ज़िंदगी ग्रामर पढ़ते रहेंगे तो शायद आपको लैंग्वेज नहीं आएगी। लैंग्वेज पढ़ने से आएगी, यूज़ करने से आएगी। और यहाँ चूंकि पर्पस आपका है कि आपने एक्सरसाइज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज सॉल्व करनी है, आपको बेसिक ये पता हो कि व्हाट इज़ द पर्पस, और आपकी एक बिल्कुल माइनर सी इनसाइट हो, तो इस इनसाइट को यूज करके आप कोई भी जो है आराम से जो एडवर्ब की एक्सरसाइज है, नाउन की एक्सरसाइज है, एडजेक्टिव की एक्सरसाइज है, आप उसे इजीली सॉल्व कर सकते हैं। He quickly adjusted the fees. She adapted quickly to any situation. अगर मैं इसको हाईलाइट करूं, ये देखें, ये आपके सामने शो हो गया होगा। She quickly adjusted the fees. She quickly adjusted the fees. आगे है she adapted dash to any situation. अगर मैं इस सेंटेंस को पढ़ूं, इसको मैं हाईलाइट नहीं करता, अगर ये सेंटेंस है she, आपके सामने हाईलाइट हो गया, she adapted quickly to any situation, इसको भी इसी तरह ही लिखा जाएगा। अगर मैं कहता हूं she was, यहाँ she was, इधर एक मैं इंसर्ट करता हूं was, she was adapted, she was quick to adapt to any situation, तो ये एक नया वर्ड बन जाए, एक नया सेंटेंस बन जाएगा, एंड दैट इज इजी।
जी रिकॉर्डिंग हो रही है, ज़ुहैब साहब कह रहे हैं जी रिकॉर्डिंग हो रही है, डोंट यू वरी अबाउट दैट। अगर मैं सेंटेंस का थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज करूंगा तो जो उसमें एडवर्ब है, जो भी आप ऐड कर रहे हैं, एडवर्ब का मतलब होता है एडिंग समथिंग टू द वर्ब। अब एडवर्ब इसमें क्या है, वो है दिस वन, क्विक। दिस इज अ वर्ब। आप एक काम कर रहे हैं, आप एक एक्शन ले रहे हैं, ये क्विक है। and now if you want something additional in the meaning of the verb या एडजेक्टिव या कोई उसके मीनिंग को आप मॉडिफाई करना चाहते हैं या आप उसके मीनिंग को डिफर करना चाहते हैं, तो यू विल ऐड एल वाई, मतलब क्विक से क्विकली, ऐड से एडिंगली, कहता है ये क्विक से उसके करेक्ट से करेक्टली, एग्जैक्ट से एग्जैक्टली। ये बेसिकली एडवर्ब की आपकी एडिशन होती है। ठीक। ही measured द फ्लोर डैशली, ये बिल्कुल आपके सामने है, मैं इसमें थोड़ा बहुत आपकी इनपुट भी लूंगा। ही measured द फ्लोर एग्जैक्टली, दे प्रूव टू बी परफेक्टली एग्जैक्ट, दे प्रूव टू बी परफेक्टली एग्जैक्ट। अब देखें, दो एडवर्ब्स इकट्ठे नहीं हो सकते, ठीक है। ये सेंटेंस ऐसे नहीं पढ़ा जा सकता, दे प्रूव टू बी परफेक्टली एग्जैक्टली मेजरमेंट्स। आपने ये सिचुएशन देखनी है कि क्या वाकई जो वर्ब है वो सेटिस्फाई हो रहा है एक एक्स्ट्रा उसके अंदर एडिशन करने से। दे परफेक्ट एग्जैक्टली मेजरमेंट्स कोई वर्ड नहीं होगा। अगर मैं इसे डिलीट कर देता हूं एंड आई मेक दिस चॉइस, लुक एट दिस, दे प्रूव टू बी परफेक्ट एग्जैक्टली मेजरमेंट्स, ये कोई मीनिंग नहीं शो कर रहा। तो ये बेसिकली सिग्निफाई करता है कि आपने अपनी इनसाइट भी इसमें यूज करना है। यू हैव टू लुक एट द मीनिंग, यू हैव टू लुक एट द मीनिंग ऑफ एवरी वर्ड। ठीक। अब मैं इसमें मजीद रीडिंग करता जाऊंगा। बहुत बहुत अच्छा आपके लिए प्रिपेयर किया गया है इस जो है स्लाइड को, और इसका सोल्यूशन भी है आपके लिए, वो भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। जी, ये आपके सामने सोल्यूशन अब शो हो रहा है। सोल्यूशन आपके सामने है। अगर आप कोई भी वर्ड सेलेक्ट करते हैं, आप उसके उसके मीनिंग के एडजस्ट कर सकते हैं। द स्टिलनेस, मैं फोर्थ पढ़ रहा हूँ, आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ। द स्टिलनेस ऑफ द टूम्ब वाज ऑफुल, द टूम्ब वाज ऑफुली स्टिल। ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो इनको न्यू मीनिंग्स भी दे सकते हैं। ही करेक्टली डिफाइंड द टर्म्स, द आंसर्स साउंडेड करेक्ट। सिमिलरली हम आगे चलते हैं। अगर आप पॉइंट नंबर 8 की तरफ आए, ही वॉज अ वेरी सेंसिबल पर्सन, ही एक्टेड वेरी सेंसिबली। आप जब भी चाहते हैं, एक ही मीनिंग देना चाहते हैं, तो आप एक सेंटेंस को दो डिफरेंट तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। नाउ लुक एट दिस 8 पॉइंट्स, मैं सारों को इसमें से डिलीट कर रहा हूं। लुक एट दिस 8th, ही वॉज वेरी सेंसिबल पर्सन, इसका भी मतलब वही है। मगर अगर आप क्या बताओ हैं, ही वॉज वेरी सेंसिबल पर्सन, वेरी मतलब बहुत ज्यादा सेंसिबल पर्सन था। ही एक्टेड वेरी सेंसिबली, ये एक सिचुएशन को डिस्क्राइब कर रहा है। आज की हमारी जो एक्सरसाइज है, चूंकि एडजेक्टिव और एडवर्ब्स पे है, तो हमने उसके अंदर आपको दोबारा क्वेश्चंस में एक्सप्लेन करता हूं और हम आपको इसका बिल्कुल स्मॉल सा ब्रीफ देते हैं। ये बिल्कुल टच करना है हमने। इसके बाद जो है मैं एडमिन से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक हमारा जो है वो जनरल जो है वो हो जाए, lecture regarding all your queries. Mike wrote 2 dash on the exam. He writes dash. अब अगर इसके अंदर मैं आपसे पूछूं कि माइक ने क्या किया, he wrote 2 slowly on the exam. He always writes slowly. ये बेसिकली एक्सप्रेस कर रहा है
इसमें सर मैं थोड़ी चीज मैं ऐड कर दूं। जी प्लीज सर, आप भी ऐड करें इसमें। इसमें मैं थोड़ी एडिशन कर दूं कि अभी एडवर्ब की सर डेफिनेशन बता दी आपने। हाँ जी, मैंने बता दी। ये आपको जो क्वेश्चंस आने वाले हैं ना वो करेक्शन के होंगे, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ना बेसिकली कोई एक स्पेसिफिक चीज नहीं है। सेंटेंस स्ट्रक्चर में काफी सारी चीजें आती हैं जिसमें करेक्शन भी आती है, वर्ब्स का, एडवर्ब्स का, प्रेपोजिशन का और टेंसेस का प्रॉपर यूसेज जो है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर में शामिल है। जो ये एक्सरसाइज कर रहे हैं आप, इसमें एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स दिए हुए वो बताए हुए हैं कि वो क्या होते हैं। जो एडवर्ब होता है वो एक वर्ब को क्वालिफाई करता है, उसकी क्वालिटी बयान करता है, उसी को एनहांस करता है, उसकी वैल्यू को। और एडजेक्टिव जो है ये नाउन को जो है ना क्वालिफाई करता है, नाउन को सपोर्ट करता है, ठीक है। एडवर्ब, एडजेक्टिव जो है वो एडवर्ब को भी इसको वर्ब के भी कर सकता है, लेकिन जो एडवर्ब है वो सिर्फ वर्ब को क्वालिफाई करता है। जो आप ये आपके सामने रीडिंग आ रही है, ये इसकी 2 एक्सरसाइज हैं और इसमें इतनी सारी चीजें डिस्कस हो गई हैं कि अगर आप प्रैक्टिस करेंगे ना इन 2 एक्सरसाइज को तो वर्ब, एडवर्ब या एडजेक्टिव से रिलेटेड मस्ट है एमसीक्यूज, मस्ट 20 नंबर के जो एमसीक्यूज आने हैं इनमें से मस्ट है इसके यूजेज के ऊपर एमसीक्यूज आना। कोई भी सूरत हाल में इसको मिस नहीं किया जा सकता, ये इंपॉर्टेंट बड़ा पहलू है। जैसा कि अब 9 नंबर पे आपको नजर आ रहा होगा, माइक रोट टू, 2 ऑप्शन दी हुई हैं ऑन द एग्जाम, उसका दिया कि उसने एग्जाम में ये लिखा माइक रोट टू स्लोली ऑन द एग्जाम, ठीक है। अब इसमें किसकी एडजेक्टिव, किसी की सिर्फ जो है ना वो बयान करना चाह रहा है, यानी कि अब इसमें से हमें नजर आ रहा है कि वो माइक की क्वालिटी बयान करना चाह रहा है, यानी कि एक नाउन है माइक, उसको बताना चाह रहा है कि वो कैसा है और वो उसने बता दिया। इसके लिए माइक रोट टू स्लोली ऑन द एग्जाम इसका जवाब आएगा, स्लोली इसका आएगा। इसी तरह आगे इसी पार्ट में चले जाएं तो वो लिखा हुआ है ही ऑलवेज राइट्स, आगे 2 ऑप्शन दी हुई हैं स्लो एंड स्लोली। अब यहाँ पे जो चीज वो करवाना चाह रहा हमारे से बेसिकली वो वर्ब जो है ना राइट, इसकी वैल्यू को यानी कि डिफाइन करना चाह रहा है। तो इसके लिए जो लफ्ज यूज होगा वो स्लो है और वो एडवर्ब के तौर पे यहाँ एक्ट कर रहा है। इसी तरह ये सारी एग्जांपल ये हैं, आप लोग इसको देखेंगे, कुछ याद करने से, कुछ बार बार पढ़ने से ये एडवर्ब को के लिए जो एडवर्ब यूज होते हैं, एडजेक्टिव्स होते हैं, इनके यूजेजेस आते हैं, ये आपको बुनियादी बात पता होनी चाहिए कि इनका काम क्या होता है ताकि आप इनको पकड़ सकें करेक्ट अंदाज में। इसी के साथ जो है ना मैं ये एक्सरसाइज हैं, ये सारी रीडिंग आपको मिलेगी, ये 23 पेजेस की रीडिंग अब नीचे शो हो रही है, लेकिन इसके अलावा जो है और रीडिंग्स भी हैं। सिनोनिम एंटोनिम्स की मैंने देखी थी आज, रीडिंग है बिल्कुल, वो रीडिंग जो है ना वो भी आपके लिए हेल्पफुल होगी। सिनोनिम एंटोनिम भी जरूर आएंगे जी। सिनोनिम एंटोनिम जो है ना वो ऐसी एक चीज है जो शायद कुछ जो इन्होंने दिए हुए लिस्ट में तो वो हेल्प आउट आपको करें, लेकिन बहुत सारी आपका गैस भी होगा उसमें, और जो चीजें आपने पढ़ी हैं कुछ की बहुत अच्छी कमांड होगी, कुछ की कम कमांड होगी। तो ये इसकी एक्सरसाइज एडजेक्टिव्स की है, एडवर्ब्स और एडजेक्टिव की उसके आंसर्स दिए हुए हैं नीचे। ये जो भी एक्सरसाइजेस दिए हैं उनके तमाम के जो ना आंसर्स भी दिए गए हैं। ये एक दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप है चीज, वही है एडवर्ब या वर्ब, ठीक है। तो उसमें उन्होंने दिया हुआ है कि आप जो है ना वो इसमें इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस क्रॉस आउट द इनकरेक्ट वर्ड एंड राइट इन द करेक्ट फॉर्म इन द ब्लैंक्स इफ द सेंटेंस इज करेक्ट एज इट इज राइट करेक्ट इन द ब्लैंक, ठीक है। ये आप इसके सोल्यूशन आपने करने हैं और इसके जवाब बिल्कुल नीचे ये 12 जैसे सेंटेंसेस हैं, इसके जवाब नीचे दिए हुए हैं, सॉल्व करके भी बताएंगे कि आपने बताना है कि जनाब इसमें क्या यहाँ पे इस्तेमाल हो सकता है, ठीक है। ये खासा तौर पे ये जो सामने नियरली की ऑप्शंस आ रही हैं, ये ऐसी चीजें हैं जो सीएसएस के एग्जाम्स में भी आ रही हैं और पीसीएस के एग्जाम्स में भी आती हैं, वो तमाम टेस्ट जो दूसरे देते हैं उनमें भी आती हैं, बुनियादी फंडामेंटल लर्निंग की चीजें हैं। इसी तरह ये एक एक्सरसाइज है, ये भी सेंटेंस स्ट्रक्चर के साथ है, और ये यहाँ पे वर्ड्स की जो है ना पंक्चुएशन से कैसे मीनिंग उनके चेंज हो जाती हैं, ठीक है। ये चीज आप ये बड़ी पंक्चुएशन जो है ना वो इतनी अहम चीज है कि पंक्चुएशन से कल भी मैं वो बात कर रहा था से नो टू करप्शन वाली, पंक्चुएशन से उसके मीनिंग देखे चेंज हो जाते हैं।
आप एक लफ्ज को एक सेंटेंस में सिर्फ एक कॉमा आगे पीछे कर दें तो सारा सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो पंक्चुएशन से मुतालिक हर सूरत में एमसीक्यूज पूछा जाएगा। ये हमने उसी तरह के एमसीक्यूज दिए हुए हैं, इसमें बुनियादी आपको एक अंदाजा हो जाएगा। पंक्चुएशन सीखना जो है वो 2 4 5 10 दिन महीने की बात नहीं है, वो तो ओवर ईयर्स आपने जो प्रैक्टिस की है, जो लर्निंग आपकी है, वो उसी से आपको फायदा होगा। लेकिन ये चीजें भी आप पढ़ेंगे, इसमें से भी आपको ये कोई अच्छी बुक है जिससे इन्होंने ये उठाया है। ठीक है, ये देखें ना, ये यहाँ पे अगर आप देखें तो ये माय सन द पुलिसमैन विल बी विजिटिंग अस नेक्स्ट वीक, इसका मतलब ये है कि ये माय सन के बाद जो कॉमा लगा है ना, तो बेसिकली ये इस कॉमे के पहले जो सन है ना, इसको डिफाइन करना चाह रहा है। वो जो भी बंदा ये फिक्रा लिख रहा है, बात कर रहा है, वो ये कह रहा है कि मेरा बेटा पुलिस मैन है और वो मुझे अगले हफ्ते विजिट कर रहा होगा। अगर यहाँ पे ये कॉमा नहीं लगे, ये ऐसे हो जाए, तो ये बेरबत सेंटेंस माय सन द पुलिसमैन, ये भी बेरबत हो जाएगा। ठीक है, यहां से अगर आप इसको यहां से दोनों तरफ से मिटा दें तो इसका मीनिंग कुछ और बन जाएगा। तो ये पंक्चुएशन जो है ना, उसका बड़ा रोल होता है आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर। सेंटेंस स्ट्रक्चर में टेंसेस का बड़ा रोल है, एडवर्ब्स का बड़ा रोल है, प्रपोजिशंस का है, और आर्टिकल्स का बड़ा रोल है। ये आर्टिकल्स की नीचे एक्सरसाइज जो ना वो आई हुई है। आर्टिकल्स ये होते हैं ए एंड दी। इसकी इंपॉर्टेंट जो ना इंपॉर्टेंट वगैरह चीजें बताई, वो ये प्रैक्टिस से आपको कुछ चीजें उसमें से मिलेंगी जरूर। लेकिन मेरा ये मशवरा है कि ग्रेजुएशन लेवल की कोई भी आपके पास अगर ग्रामर है ना, जैसे ये टू द पॉइंट ग्रामर है और इस तरह की कोई ग्रामर है, या कोई आपके पास सॉल्व पेपर्स तो नहीं होंगे किसी चीज के पीसीएस वगैरह के, उसमें कोई अगर ये एमसीक्यूज टाइप क्वेश्चन है ना, वो जरूर देखिएगा। सिनोनिम एंटोनिम भी जो है ना वो भी देखिएगा। पेयर ऑफ वर्ड जो है वो इन्होंने बनाए हुए हैं, लेकिन पेयर ऑफ वर्ड्स की लिस्ट भी एग्जॉस्टिव है। अगर कोई सीएसएस की, अच्छा साउंड कम है आपको मिल रहा? साउंड हमारी तरफ से जो साउंड सही जा रहा है। आप फ्री पूछे ना। अच्छा अच्छा, नहीं ये जो है ना आगे एक्सरसाइज है, ये आर्टिकल की एक्सरसाइज जो है उसकी आंसर जी ठीक है। ये आर्टिकल की एक्सरसाइज इसकी दस्ती साहब ये जरूर जो है ना एक्सरसाइज आपने जरूर सॉल्व करनी है, क्योंकि आप जो है ना सीएसएस के एग्जाम्स दे रहे हैं और ये समझ के करनी है। आप समझेंगे आगे सीएसएस की तैयारी भी हो रही है और ये भी हो रही है। अहम इंपॉर्टेंट यानी कि एक्सरसाइज है जो जिसका एकेडमिक राइटिंग से ताल्लुक है। ऐसे में आपको बहुत हेल्पफुल होगी अगर ये चीजें आपको असबर हो जाएंगी, तो आप ये मिस्टेक्स नहीं करेंगे एग्जाम्स में। आर्टिकल की एक्सरसाइज है, इसके नीचे आंसर भी है। ये आर्टिकल्स की पैराग्राफ की फॉर्मेट में जो ना ये एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसमें आपने देखना है कहाँ कहाँ पे आर्टिकल्स की। आमतौर पे आर्टिकल का ना पता नहीं चलता कहाँ पे इस्तेमाल होना। बहुत सारे लोग, इतने बड़े बड़े अखबारात जो हैं, उनके एडिटोरियल्स में मिस्टेक्स होती हैं आर्टिकल की। और अगर आप आर्टिकल्स के रूल पढ़ लें, जो ये ऑक्सफोर्ड की ग्रामर है जेबी थॉमसन वाली जो है, उसमें अगर आप पढ़ लें तो मेरा ख्याल है आप रोजाना आप डॉन जैसे अखबार के एडिटोरियल में भी गलती निकाल देंगे आर्टिकल्स की। इतनी यानी कि आर्टिकल्स के बारे में जो ना लोग भुलक्कड़ होते हैं और मेटिकुलस नहीं होते। ये आर्टिकल जो ना जुबान को खूबसूरती देते हैं। ठीक है, और उसमें एक तो गिनती का भी तकाजा करते हैं। जिस जिस लफ्ज के साथ जैसे दी लग गया, इसका मतलब है कि वो नॉन, दो जो बंदे बात कर रहे हैं उन दोनों को पता है वो क्या वर्ड है। जैसे ओशंस के सामने दी हम क्यों लगाते हैं? क्योंकि आपको भी पता है, सारी दुनिया को पता है। ये ऐसे हैं, फैक्ट्स नीड नॉट टू बी डिस्कवर्ड एंड नीड नॉट टू बी इन्वेस्टिगेटेड इनटू। भाई समुद्र है ना, अटलांटिक ओशन सबको पता है, इसलिए उसके साथ दी अटलांटिक ओशन लगता है। इसी तरह सन के साथ जो है ना दी लगता है, ए नहीं लगता, क्योंकि सन का सबको पता है सूरज एक ही है पूरी दुनिया में, सब निकलता है तो सब देखते हैं। ठीक है, इसलिए उसके साथ दी लगाते हैं, ए नहीं लगाते। ए उसके साथ लगाते हैं ए टेबल, यानी कि टेबल से टेबल तो अरबों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, करोड़ों मेजें हो सकती हैं, इसलिए उसके साथ दी नहीं लगाते। लेकिन अगर द टेबल ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, इसका मतलब है कि ये सिर्फ उस टेबल की बात हो रही है जो वजीर आजम के रूम में पड़ा हुआ है, जिसपे वो हाथ रख के जो है बातचीत कर रहा था पिछले दिनों में। तो ये ए एंड दी बहुत अहम चीजें हैं। ये आगे भी मदद देंगी। जो लोग दूसरे एग्जाम्स हैं वो इन एक्सरसाइज को जरूर सॉल्व करें। इनको पहले जो ना आप एक्सरसाइज को खुद अपने तौर पे सॉल्व करें। और ये कह रहे हैं एमए के साथ एन
ये क्या कह रहे हैं? एमए के साथ मैन, एमए इंग्लिश कहते हैं ना, वो एन में लगता है। वो जो है ना वो वॉवल्स वाला चक्कर तो नहीं? कॉन्सोनेंट है, ही इज एन एमए इंग्लिश। हाँ, वॉवल्स वाला चक्कर है ना, एलिफेंट। वो इसका फार्मूला है कि कोई भी वर्ड जो है ना, अब ये इसका फार्मूला देता एम हूँ ई से शुरू होता है ना साउंड उसकी। मैं बता एम। रहा हूँ कि कोई भी ऐसा वर्ड जो अगर आप उर्दू में उसकी ट्रांसलेशन करें, उर्दू में अगर उसको लिखें, तो उसका पहला वर्ड जो अगर ए अलिफ होगा ना, तो फिर वो उसके साथ एन लगेगा। ये कॉमन सी चीज है। मसलन आप जो है ऑनेस्ट जो है, ऑनेस्ट जो वॉवल से शुरू नहीं होता, ऑनेस्ट जो है वो वॉवल से शुरू नहीं होता, ए आई ओ यू जो लफ्ज हैं उनसे शुरू नहीं होता, लेकिन फिर भी ऑनेस्ट जब आएगा तो उसके साथ एन लगाते हैं, एन ऑनेस्ट ऑफिसर। तो ये थोड़ा सा फार्मूला, क्योंकि ऑन एम साउंड अलिफ से स्टार्ट होता है, दैट्स वाई। जी बिल्कुल यही फार्मूला है। ये अफरीदी साहब आप दूसरे लोगों को भी बताएं, आज अफरीदी साहब फार्मूले बता रहे हैं, कल नुमान साहब बता रहे थे। तो ये एक्सरसाइज आपने सॉल्व करनी है। आई होप कि आप इनको ज्यादा बेहतर होगा, बहुत बेहतर होगा कि आप इन एक्सरसाइजेज को सॉल्व करेंगे, इनके जवाब ना देखें, पहले इनका आंसर ना देखें, पहले एक्सरसाइज सॉल्व करें, ताकि पता लगे आपको कितने पानी में आप खड़े हैं। वो क्यों, याद रखें, जब तक गलती नहीं करेंगे आप सीखेंगे नहीं। सीखने का पहला असूल ये है कि गलती करें। जितनी जल्दी और जितनी ज्यादा गलतियां आप करेंगे उतना जल्दी सीखेंगे और उतना ज्यादा सीखेंगे। ये बेसिक फार्मूला सीखने का, ठीक है। इसलिए इसको एक्सरसाइज को करें, अपने आप को तसल्ली ना दें, बल्कि लेट थिंग्स हैपन। कोई बात नहीं, नहीं आती तो कोई माँ के पेट से नहीं सीख के आता चीजें, सारी इस दुनिया में आगे लोग सीखते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह आप भी सीख जाएंगे। ये इसका जवाब दिए हुए, होप कि आप इन जवाबों को जो है ना बाद में देखेंगे, पहले एक्सरसाइज को अपने तौर पे करेंगे। ये इंपॉर्टेंट जो ना प्रपोजिशंस है, इंपॉर्टेंट प्रपोजिशंस है ना, टू, ऑन, टू, इन, टू, ये इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट जो है ना वो इसमें डाली गई है। इनको आपने देखना है कि आप कौन सी प्रपोजिशन इसमें इस्तेमाल करेंगे, आपका आपका जहन क्या कहता है, और फिर कोई ना कोई वजह होगी जिसकी वजह से आप एक खास जो है ना प्रपोजिशन इसके लिए चूज करेंगे। अगर वो गलत होगी तो वो वजह आपके जहन से निकलेगी, और वो गलती आपके जहन से उस वक्त तक नहीं निकलेगी जब तक वो कागज के ऊपर नहीं आई। अगर वो गलती जो है उसको हम अपने जहन में छुपाए रखेंगे और उसको कागज पे नहीं लाएंगे, वो नहीं निकलेगी, ठीक है। तो इंसान जो है ना लिख के पढ़ के सीखता है, तो लिखें, गलती हो इसमें तो उसको जवाब में देखें कि ये क्यों। इसके जवाब जो है ना वो 100% करेक्ट है जी। ये इसमें कोई प्रूफ रीडिंग की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये डायरेक्टली जो है ना बहुत अथेंटिक सोर्सेज से लिए गए हैं, बहुत अथेंटिक सोर्सेज से, जिनको हजारों लोगों ने स्टडी किया हुआ है, ठीक है। और इसके साथ अब और चीजें जो है वो भी मैं दिखाता हूँ आपको, काफी सारी चीजें। अभी तो इसके जवाब नीचे दिए हैं प्रपोजिशन के, वो भी आप देखिएगा, ठीक है। और टेंस जो है ना वो, टेंस तो एक दिन में खैर नहीं आता, लेकिन टेंस की कंसिस्टेंसी जो है ना वो जरूरी है। वो आपको टेंस अगर किसी के थोड़े वीक हैं उसको थोड़े वो जरूर फोकस करना चाहिए, क्योंकि टेंस कंसिस्टेंसी जो है उसके ऊपर एमसीक्यूज आएगा ही आएगा, मस्ट। मेरा तो ख्याल है टेंस की कंसिस्टेंसी पे एमसीक्यूज हर बीए में भी आता है, एफए में भी आता है, मैट्रिक में भी आता है, सीएसएस में भी आता है, पीसीएस में भी आता है, तो इनफैक्ट इनलैंड रेवेन्यू में भी आएगा। वो कहते हैं ना, जैसे अगर सेकंड पैराग्राफ में, सेकंड पार्ट ऑफ सेंटेंस में जो पास्ट टेंस यूज हुआ है, तो फर्स्ट पार्ट में भी पास्ट यूज होगा, ठीक है ना। उससे कंसिस्टेंसी कहते हैं कि एक सेंटेंस में जो जिस टाइम की आप बात कर रहे हैं, जिस टेंस की आप बात कर रहे हैं, कंडीशनल टेंसेस पे बहुत फोकस होता है। जबरदस्त, अच्छा, कंडीशनल टेंसेस पे बहुत फोकस होता है। कंडीशनल टेंसेस वो भी आएंगे जनाब, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट क्लॉजेज जो है। ये आपने टेंस के शिफ्ट जो है ना इसमें थोड़ा सा वो भी दिया हुआ है, और आपने इसको ये इन्होंने लिखा, रीडिंग द सेंटेंसेस अलाउड विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस इन टाइम। ये ऐसी चीज वो लिख रहा है कि जो देखने में, सुनने में हमें ऐसे मैथ गप लग रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल चीज है। लर्निंग ये प्रैक्टिकल चीज है कि इन फिक्रों को, रीडिंग द सेंटेंसेस अलाउड विल हेल्प यू रिकॉग्नाइज डिफरेंसेस इन टाइम। आपको पता चलेगा कि ये कहाँ पे मेरा टाइम गलत हो रहा है, सेंटेंसेस का टाइम जो है वो क्या होना चाहिए,
इसमें कंसिस्टेंसी कैसी होगी टाइम टेंस की, इसकी एक्सरसाइज भी दी गई, तमाम चीजें ये सॉल्व लें, ठीक है। इसी तरह ये सेंटेंस कंप्लीट करना है, ठीक है। ये सजेस्टेड टेंस दिए गए हैं। अब ये वी स्टैंड पेशेंटली होपिंग दैट, इसमें कौन सा टेंस आएगा, ठीक है। इसमें उन्होंने एक्सरसाइज दी, इसका इसका जवाब जो है ना, इसका जवाब भी उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। और इसके सारे जवाब नहीं दिए गए, ये सिंपल चीजें आपको समझिए लग जाएगी। आगे फिर पैराग्राफ के फॉर्मेट में इसकी एग्जांपल दें। सर पैसिव और इनडायरेक्ट टेंस भी आ सकते हैं। नहीं यार, पैसिव और इनडायरेक्ट नहीं आएंगे। पैसिव और डायरेक्ट इंडायरेक्ट तो अब आजकल कभी कभार जो है ना सीएसएस की एग्जाम में मिस कर देते हैं। पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस शायद जो है ना एमसीक्यूज में वो पूछ ले, लेकिन पूछना मुश्किल है उनके लिए भी। लेकिन ये टेंस कंसिस्टेंसी ऐसी चीज है जो जिसकी आपसे तवक्को है वो आनी चाहिए। अब इनडायरेक्ट टेंसेस और डायरेक्ट टेंसेस में भी टेंस कंसिस्टेंसी का बड़ा रोल है। वहां पे भी आपको टेंस कंसिस्टेंसी अगर नहीं आती तो आप उसमें तो चेक ही होती है, फेल हो जाता है बंदा फिर करने में। ये फिर टेंस कंसिस्टेंसी की एक्सरसाइज है। ये क्लॉजेज होती हैं सेंटेंस की जो है ना, जिसमें सिंपल क्लॉज भी होती है, सिंपल सेंटेंस होते हैं, टेंस की टाइप होती हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से। जो कॉम्प्लेक्स टेंस होते हैं, कंपाउंड टेंस होते हैं, फिर उस एक टेंस के अंदर एक क्लॉज होती है, ठीक है। दो क्लॉजेज भी हो सकती हैं, जिनमें से एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकती है, दूसरी उस पर डिपेंडेंट हो सकती है। इन क्लॉजेज को दो को मिला के जो है ना वो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनता है, ठीक है। इसकी जो है ना वो थोड़ी सी मेथोडोलॉजी की फिर इसकी वो दी है। सिनोनिम एंटोनिम तो पूछेंगे ना, सिनोनिम एंटोनिम तो आएंगे, लेकिन सिनोनिम एंटोनिम की अच्छी ये थोड़ी सी एडवांस चीज है। अगर आपको ये नहीं आ रही है, हमने इसमें ये भी डाली हुई है कुछ लोगों के लिए जो है ना, ये मेरे ख्याल है सीएसएस वालों की रीडिंग बनी हुई है, उसमें से उठा के इनको दिया। सब्जेक्ट और वर्ब का जो एग्रीमेंट है ना, वो भी अहम चीज है। ये सेंटेंस स्ट्रक्चर में अगर बुनियादी चीजें हैं तो टेंस कंसिस्टेंसी है और सब्जेक्ट और वर्ब का एग्रीमेंट है, यानी कि ये इसमें कोई इनकंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और इसी के हिसाब से आपने जो सब्जेक्ट है उसी के हिसाब से आपने वर्ब यूज किया। अगर आपका सिंगुलर है जो नाउन जो आपका उस सब्जेक्ट, उसके साथ जो है ना प्लूरल का वर्ब नहीं आ सकता, ठीक है। एमन एंड हर ब्रदर्स आर एट स्कूल आएगा क्योंकि ज्यादा लोग हो गए। ये आपको समझना आना चाहिए, इसको प्रैक्टिस करें थोड़ी सी, किसी और बुक से भी इसी किस्म की बातें मिल जाए तो वहां से भी ये जरूर प्रिपेयर करें। होपफुली ये जो है ना, इसका आंसर हमने दिए हुए हैं, ये यहाँ पे थोड़ी एक्सरसाइज हैं लेकिन बुनियादी हैं। ये एक सेंटेंस के फॉर्मेट में भी, पैराग्राफ के फॉर्मेट में भी दे दी हैं चीजें। ये क्लॉजेज दे दी हैं। इंडिपेंडेंट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, इंडिपेंडेंट क्लॉज क्या होती है, डिपेंडेंट क्या होती है। नाम से जाहिर हो रहा है कि जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होती है सेंटेंस की, वो अपना मीनिंग खुद दे रही होती है अगर कोई दूसरी क्लॉज उसकी हेल्प लिए ना आए। लेकिन डिपेंडेंट क्लॉज सेंटेंस का वो पार्ट होता है जो अपना मीनिंग कोई नहीं होता उसका अपना, अगर वो लिख देंगे तो कोई बात आपको लगती नहीं मुनासिब, वो किसी दूसरे पार्ट का जो इंडिपेंडेंट क्लॉज के मीनिंग को इनहेंस कर रही होती है, उसी को सपोर्ट कर रही होती है। ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट एक्सरसाइजेज के जवाब दिए हुए हैं जी, ठीक है जी। ये मेन चीजें। इसी तरह सिनोनिम्स की एक लिस्ट है, पेयर ऑफ वर्ड्स की एक लिस्ट है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेस की एक लिस्ट है, करेक्शन के जो है ना जी। नरेशन के बारे में क्या पूछना चाह रहे हैं जी आप? जी आदेश साहब, आपने लेट ज्वाइन किया है। नरेशन से मुराद ये आप डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन पूछ रहे हैं या नरेशन के कुछ नरेशन से क्या मुराद ले रहे हैं आप, मुझे ये बताएं। ये पाकिस्तानी टर्म है नरेशन। अच्छा नहीं सर, मैंने सेंटेंस की वजह से पूछा था। अच्छा नहीं नरेशन के नरेशन जो है वो क्या उसे नरेट करने का मतलब होता है। नरेशन के तो देखें, नरेट करने के लिए आप या तो डायरेक्ट
नरेशन यूज करते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन? उसके नहीं है यार, डायरेक्ट इतना एडवांस नहीं जाएगा एमसीक्यू में वो चीज। आपको वो एमसीक्यूज में से ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर देना चाहे तो दे सकते हैं, मगर वो दैट इज नॉट गोइंग टू बी अ पार्ट ऑफ एमसीक्यूज, तो आपने कन्वर्ट करने हैं। अच्छा डायरेक्ट से इनडायरेक्ट, इनडायरेक्ट से डायरेक्ट। मेरी आज एक इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू जो सिलेक्ट हो गया ना, वो मेरे पास आए थे आज, नाम मैं शायद उनका भूल गया हूँ। मैंने उनसे पूछा कि क्या किस किस्म का एग्जाम आया था लास्ट ईयर, तो ये वो उन्होंने भी अच्छे, मेमोरी उनकी अच्छी थी। उन्होंने ये बताया कि 80% जो एमसीक्यूज है वो इससे आया है, टैक्स से, और 20% इंग्लिश से है। वो हम जब पहले पहले डेमो हो रहा था तो वहां पे तो शायद लोग जो ना वो इत्तेफाक नहीं कर रहे थे, वो कह रहे थे जीके की, जनरल नॉलेज की भी चीजें आई। तो वो आज इंस्पेक्टर लैंड रेवेन्यू जिनसे मेरी बात हुई है वो बता रहे थे कि 80% जो एमसीक्यूज है सारे का सारा टैक्स से है, टैक्स रिलेटेड है, टोटल टैक्स रिलेटेड। जिसमें रेट्स के जो क्वेश्चन है वो ये बता रहे थे एमसीक्यूज कम थे, 1-2 एमसीक्यूज थे रेट्स के, जैसे पेट्रोलियम का रेट पूछा था किसी शेड्यूल से। इसके अलावा जो जनरल पेपर था टैक्स का सारा, और बाकी बाहर से चीजें नहीं ली थी। इंग्लिश का 20% एमसीक्यूज उसमें जरूर थे। जी बिल्कुल। और इसके अंदर जो है, चूंकि जिस तरह आपको अकबर साहब ने बताया है कि इंग्लिश के जो एमसीक्यूज हैं वो आपको एडवर्ब्स हैं, और उसके अलावा जो है आपके एंटोनिम्स हैं और सिनोनिम्स। एंटोनिम्स की लिस्ट जो है वो मैंने एडमिन को कह दिया है कि हम लोग प्रिपेयर उनको करवा के कि अपने को रिसोर्स पर्सन से भिजवा देते हैं, आपको मिल जाएगी। बहुत ज्यादा डिटेल तो वो नहीं होगी जिस तरह आपको पहले बताया गया है, मगर आपको मिल जाएगी। ठीक। अच्छा, ये करने के बाद जो थोड़ी बहुत वोकैबुलरी के बेसिक वर्ड्स हैं, जो टॉप वोकैबुलरी के हैं, वो भी हम आपको इंशाल्लाह प्रिपेयर करके कोशिश करेंगे भेज दें। बल्कि एडमिन वाज इवन सेइंग टू मी कि आप जो हैं ईडियम्स के लिए जो आपने अपने इंग्लिश के रिसोर्स पर्संस हैं उनको आप लोग जो कंसल्ट करें तो उनको ईडियम्स भी प्रोवाइड किए जाएं। ये वो चीजें हैं जो थोड़ी सेल्फ ट्यूटोरियल हैं, आपने खुद इसको करना है विद द पैसेज ऑफ टाइम। आपको 1-1.5 हफ्ते में बहुत आराम से समझ आ जाएगी। बाकी बात यह है कि अगर आपसे कोई पार्ट्स ऑफ स्पीच पूछता है, अगर आपसे कोई क्लॉजेस पूछता है, इस तरह की कोई चीज आपसे नहीं पूछी जाएगी। आपसे बिल्कुल बेसिक बेसिक चीजें जो है पूछी जाएंगी। जिस तरह यहाँ है, इज द न्यूज ऑन एट 5 और 6, मैथमेटिक्स इज जॉन्स फेवरेट सब्जेक्ट। यहाँ से मैं पढ़ के आपको बता रहा हूँ ताकि आप लोग जो है ये ना समझे कहाँ से पढ़ा जा रहा है, बिल्कुल आपके सामने है। There were 15 candles in that pack. There were, ये बिल्कुल आपको क्लियरली बता रहा है कि आपने कहाँ से कैसे इसको यूज करना है। अब आपको मैं बताता हूँ टेंसेस। इंग्लिश के टेंस के बारे में तो मैं आपको एक चीज बिल्कुल वसूख से कह सकता हूँ कि इंग्लिश का टेंस आपको मजीद टेंस कर देगा। आपने उसको उस तरह से नहीं करना। अगर आप उसको यूजेज के लिहाज से सीखना चाहते हैं इंग्लिश के टेंस को, तो चलें, ये तो फिर आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है। अदरवाइज अगर आप उसको एज एन एग्जाम पॉइंट लेना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत आराम से सीखा जा सकता है। हमें याद पड़ता है, आप मैंने अपने वक्त में जब पहला स्टार्टेड तो हम लोगों ने तो उस टाइम पॉलीमर इंग्लिश ग्रामर भी किया था, मगर अब चूंकि नेट उस वक्त नहीं था, आज से तकरीबन कोई 15-16 साल पहले की बात, इंटरनेट आया हुआ तो था मगर इतना ज़्यादा उसमें नॉलेज नहीं था। तो टेंसेस की जो एक्सरसाइजेज हैं उसमें आपको पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, परफेक्ट कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, उसके अलावा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये सारे, या फ्यूचर टेंस या फ्यूचर इंडेफिनिट या कहते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, ये सारी की सारी थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइजेज आपको कर लेंगे। मगर चूंकि मैं यकीन से कह सकता हूँ आपको ये सब चीजें ऑलरेडी पता होंगी और ये बहुत आसान है आप लोगों के लिए। वोकैबुलरी जो है वो हम इंशाल्लाह लिस्ट एक प्रिपेयर कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह आपको हम कहते हैं इन्हीं दिनों में फॉरवर्ड कर देंगे। 1-2 दिन तक मैं एडमिन को रिक्वेस्ट करूंगा कि हमारे रिसोर्स पर्सन से कांटेक्ट करके आपको भिजवा दें। even without the session, even with the session being discontinued, you don't need to worry about it, क्योंकि ये आपको मिल जाएंगे। अच्छा, टेंसेस के बारे में बताने के बाद मैं आपको इस तरह मजीद बता रहा हूँ कि आपने सिर्फ और सिर्फ इनकी बेसिक प्रैक्टिस करनी है। ये 23 पेजेस आर नॉट मोर देन सफिशिएंट, बट स्टिल दे आर सफिशिएंट इन द सेंस कि ये चीजें यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू इट। बल्कि हम लोग तो बहुत ज्यादा इंग्लिश पढ़ते हैं, हम लोग तो, आई ऑफन कंटेंड दिस इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल,
कि इंग्लिश जो है वो हम लोग ज़्यादा पढ़ते हैं और हम बेसिक की यूजेज की तरफ नहीं आते. दैट इज़ वाई आफ्टर स्मॉल वाइल वी लूज टच, we are out of touch with the basics and that creates certain problems. 2 महीने बाद अगर आपसे पूछा जाएगा तो शायद आपको ये भी ना पता हो कि भाई हम इसे कैसे प्रोसीड करेंगे, कैसे नहीं करेंगे. मगर कीपिंग दिस इन व्यू, मैं अभी भी यही कहूँगा कि ये आपके लिए बिल्कुल आसान है, बहुत आसानी से. मैंने फिर उसके बाद एडमिन को रिक्वेस्ट ये भी की थी, अगर एडमिन मुझे इजाज़त दें, कि हम आज एक जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन भी कर लेते हैं. ठीक है, मेरे साथ अकबर साहब जो हैं वो भी कहता करेंगे इसमें भी. इंग्लिश से रिलेटेड अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई क्लैरिटी अगर आप पूछना चाहते हैं तो हमसे ज़रूर पूछें. अगर आपके जहन में किसी किस्म की कंफ्यूजन, इफ़ यू हैव एनीथिंग दैट इज़ रिलेटेड टू योर लैंग्वेज, हमसे आप वो करें. क्योंकि ये एक चीज़ ऐसी है कि जो मैं आपको इंशाल्लाह, जो आप में से CSS में पार्टिसिपेट करेंगे, जो CSS में अपीयर होंगी, यू विल बी अमेज्ड कि आपको पूरे शायद मुल्क में 2-3 बंदे शायद मिल सकें जो इंग्लिश आपको इस स्टेज पे पढ़ाएंगे. उसकी वजह यह है कि अब आपको ज़्यादातर रीडिंग सब कुछ सिखाएगी. जो कुछ आप सीखेंगे इंशाल्लाह वो रीडिंग से सीखेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी योर बेस्ट टीचर. और बाकी मटेरियल अलबत्ता अच्छा सिनोनिम्स की शंकर लाल ने पूछा है सर, सिनोनिम्स की जो लिस्ट आप देंगे उसको नहीं. सिनोनिम्स तो देखें, आपने याद थोड़े बहुत तो करने हैं ना. सिनोनिम्स तो बहुत सारे हैं और काफी डिटेल्ड हैं. आप सबको मत देखें, आप देखें उनमें से कई तो आपको मेजॉरिटी 80% आते होंगे. जो कुछ स्पेशल वोकैबुलरी वर्ड्स हैं वो आपको थोड़ा बहुत शायद उसमें इशू आ सके कि आप कहें कि भाई ये मुझे नहीं समझ आ रहे या आई नीड टू मेमोराइज देम. मगर वोकैबुलरी इज समथिंग दैट यू नीड टू repeat as often as possible so that you could keep good track of it. अगर आप पूरी डिक्शनरी भी आज बैठ के याद कर लेंगे तो आपको सिनोनिम्स की जो इंटेंशन है वो नहीं समझ आएगी. सिनोनिम्स ऊपर ऊपर से आपको याद रखने होंगे, मजीद आपको कंफ्यूज नहीं करता. सिनोनिम्स का तो मतलब सिंपल है, जिसे अल्फाज मुतरादिफ, एक लफ्ज है उस जैसा दूसरा लफ्ज उसी तरह का मानी रखता है, इंटेंशन भी वैसे रखता है. मगर मुतजाद जो है वो एंटोनिम्स है. उसके अलावा जो है वो कहते हैं इससे ज्यादा नहीं पूछा जाएगा. जबकि मैं अगर आपको बताऊं तो आप लोगों ने FSC में मेटाफर्स भी पढ़ा था और आपने मेटाफर्स के अलावा आपने सिमिलीज भी पढ़े थे. ठीक है, और FSC में भी पढ़े हैं, मैट्रिक में भी पढ़े हैं, O लेवल में भी पढ़े होंगे, जरूर पढ़े होंगे. तो मेटाफर जो है वो बेसिकली बहुत डिटेल्ड होता है और कहता है तशबीह आप उसे कहते हैं और इस्तिआरा कहते हैं उर्दू में. अब चूंकि उर्दू मुझे भी भूली हुई है सारी. सिमिली जो होता है, आप ही रन्स एज क्विक एज अ फॉक्स. ठीक है, ये है सिमिली. और मेटाफर है कि आप कह देते हैं कि यार ही इज अ हॉर्स, ही इज एज he has the power of a horse. ये मेटाफर में आ जाता है. आप पूरी की पूरी उससे जो है उसकी तमाम चीजें मुस्तार ले लेते हैं. बहरहाल ज्यादा कंफ्यूज नहीं करूंगा. अच्छा जी, ये इम्तियाज अली साहब कह रहे हैं एडमिन साहब को मैं कह देता हूँ कि ये स्लाइडें उन्हें भेज दी जाए ताकि वो प्रिंट कर सके. ये स्लाइडें आपके पास आ जाएंगी, आपको प्रिंट करने की जरूरत नहीं है. ठीक है एडमिन सर? ओके बिल्कुल. और चूंकि ये आपका जो स्कोप है, बल्कि मैं तो CSS के पेपर्स देने के बाद भी आपको यकीन से कह सकता हूँ कि आपसे सिमिलीज और मेटाफर्स कोई नहीं पूछेगा. आपसे सिर्फ माइनर लेवल के एंटोनिम्स और सिनोनिम्स पूछे जाएंगे और जो आपके स्कोप को 100% कवर करेंगे. एडमिन आ गए हैं और आपकी सारी बातें जो है वो उनका जवाब भी हम लोग कहते ना साथ साथ देते जाएंगे, सारी स्लाइडें आपको पहुंचाते जाएंगे. और उसके अलावा अगर किसी का क्वेश्चन है तो पूछे मुझसे, ताकि फिर हम अपना जनरल क्वेश्चन आंसर सेशन एक बिल्कुल ब्रीफ जो है तीनों ऑर्डिनेंस जो मैंने आपको और अकबर साहब ने पढ़ाए हैं उनका एक जिस्ट दे सकें. आवाज थोड़ी कम है इनकी मेरे पास, मैं जरा आवाज ऊंची कर. जी जी बोले प्लीज. लेकिन अपनी आवाज ऊंची करें प्लीज. मेरी आवाज फुल है.
हेलो जी जी बोलें प्लीज। सर, रिक्वेस्ट ये है कि काइंडली हमें डिटेल से उसकी एडवाइस देकर कौन सा सेक्शन उसकी जो है ना क्लिक करता है, यानी सर अकबर के लेकिन मुताबिक सही की नहीं। तरफ साउंड जो है ना उसको आप मैसेज में राइट कर दें प्लीज, क्योंकि मुझे वाकई नहीं सुनाई दे रहा। आई एम रियली सॉरी। नेट की शायद स्पीड स्लो होगी मेरी तरफ या आपकी तरफ, कुछ इस तरह सिचुएशन है। आप काइंडली राइट कर दें मैसेज, मैं इसका फौरन जवाब दे दूंगा। वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, ये टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की कुछ अच्छी सी मटेरियल सेंड कर दे सर। जी जी बिल्कुल आपको सेंड कर देते हैं। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत अच्छी, डोंट यू वरी। टैक्स सर एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म और रिफॉर्म के रिलेटेड जो नए रिफॉर्म होते हैं सर। बिल्कुल, टैक्स रिफॉर्म्स के ऊपर तो आप लोग रिफॉर्म्स पढ़ेंगे, और हम एक्चुअली इंशाल्लाह आपको गारंटी देते हैं जब आप अल्लाह के हुक्म से फील्ड में आएंगे तो आप वैसे रिफॉर्म्स सोचेंगे, और हम डेली बेस पे उसको डिस्कस करते हैं। रिफॉर्म्स होने कैसे चाहिए, टैक्स को कैसे होना चाहिए, सर ये ये जो पढ़ाए गए ना रिफॉर्म और टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन सर, ये तो पुराने हैं मेरे ख्याल में। नहीं नहीं नहीं, कौन कौन बात कर रहे हैं? मेरी बात कर रहे हैं। ये जी बात सर करें। इमाद बोल रहा हूँ सर। हाँ इमाद, ये जो रिफॉर्म्स आपको पढ़ाई गई ये कतई तौर पे पुराने नहीं है। अभी जो रिफॉर्म्स हो चुके हैं ना आपको वो पढ़ाई गई हैं। ये रिफॉर्म्स की जो डाटा आपको पढ़ाया गया, ये एक सीनियर ऑफिसर हैं एफबीआर के, शाहिद हुसैन असद साहब। ये उनका उनका जो ना ये डायरेक्ट उनके माउथ से निकली हुई बात है। वो चेयरमैन भी रहे हैं एफबीआर के। लास्ट ईयर जो है ना वो रिटायर हुए। सर बड़े अच्छे हमारे हमारे उस्ताद भी हैं। उस्ताद, और क्या कहते हैं उनके बारे में, कह देते हैं ही इज द सर ये फादर लेक्चर ऑफ ऑर्डिनेंस। लेक्चर तो और ये सर ये लेक्चर ये जो स्लाइड्स है सर, ये तो आईएमएफ के वेबसाइट पर पड़े हुए हैं आईएमएफ कब की से सर। वेबसाइट पे अगर ये पढ़े हुए हैं तो इनका राइटर देखिएगा कौन है। सर राइटर तो यही है, यही स्लाइड है। ये राइटर इनके जो है ना शाहिद हुसैन असद साहब हैं। और शाहिद हुसैन असद साहब से हमारी तो हमने तो उनसे पढ़ा हुआ है ना, बाकायदा पढ़ा हुआ है। ये तो उनकी एक प्रेजेंटेशन है ना जो आपके सामने है। शाहिद हुसैन असद, ये जो रिफॉर्म्स आपने पढ़ी हैं बेसिकली ये वो हैं जो 2001 के बाद इंट्रोड्यूस हुए, और उसके बाद उन्होंने फर्दर भी चीजें इसमें रिफॉर्म्स में बताई हैं कि अब कौन से रिफॉर्म्स रिक्वायर्ड है। ठीक है ना। इसमें जो हेलो सर। यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट स्कीम है वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस अब हुआ है ना। अब यूनिवर्सल सेल्फ असेसमेंट के बाद तो कोई नई चीज नहीं आई। इसी तरह फंक्शनल हेलो जी जी हेलो सर। जी जी। सर दोबारा बताए, बिजली चली गई थी अभी, बताए सर। मैं ये कह रहा हूँ कि रिफॉर्म जो आपको पढ़ाई गई है ना, अभी नए रिफॉर्म्स, एक कमीशन बना हुआ है, उसने तो नई कोई रिफॉर्म्स दिया ही नहीं है। अभी सही है जो सर। रिफॉर्म्स हो चुके हैं उसके अलावा कोई मेजर रिफॉर्म नहीं आया। कोई भी जो डिमांड है, जो फर्दर फ्यूचर ऑफ एक्शन है, वे फॉरवर्ड है, वो आपके साथ डिस्कस हुआ था। उस स्लाइड के अंदर हमने डिस्कस भी किया था कि वे फॉरवर्ड क्या है और क्या इश्यूज है, क्या प्रॉब्लम्स है। अस्सलाम वालेकुम सर। सही, थैंक यू सर। वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। जी वालेकुम सलाम, बोले। सर हम लोगों ने ये सर अकबर साहब से रिक्वेस्ट भी किया था कि हमें एक सेक्शंस के सर लिस्ट दे रहे, और साथ में शेड्यूल का सर, कि जिस शेड्यूल में सर क्या क्या हुआ है कि नहीं, उसका वो टाइटल के साथ, ये डिस्क्रिप्शन के साथ। जी मिल जाएगी आपको इंशाल्लाह। ओके सर, थैंक यू। अच्छा, इसमें मैं ना रिफॉर्म्स में एक चीज ऐड करूंगा कि रिफॉर्म्स जो हैं, जो आपको सर अकबर ने पढ़ाए हैं, बहुत डिटेल में पढ़ाए हैं। उसके अलावा ऑफ एंड ऑन जो रिफॉर्म्स हैं वो हर साल हम सजेस्ट करते हैं। हम उसको इन द मंथ ऑफ जो है फेब सजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। तमाम फील्ड ऑफ फॉर्मेशन जो हैं, एक एक सेक्शन से रिलेटेड आप अपने रिफॉर्म सजेस्ट कर सकते हैं। हम करते भी हैं, मैं भी करता रहा हूं। इंशाल्लाह जब आप आएंगे तो आप भी सजेस्ट करेंगे, क्योंकि आपको आपके ऑफिसर कहेंगे कि ये चीजें आप इसमें बताएं, इस चीज को लुकअप कर लें। आपने उसको देखना है डिटेल में, आपने प्रीवियस हिस्ट्री कंसीडर करनी है। रिफॉर्म्स जो मेजर थे वो तो हो चुके, अब जो है सेक्शन वाइज उसको देखा जाता है, उसकी स्पिरिट को देखा जाता है। रिफॉर्म्स कैसे होते हैं ये मैं आपको बताता हूँ। रिफॉर्म्स मुख्तलिफ किस्म के होते हैं। एक तो होता है कि उसकी पूरे फंक्शन स्ट्रक्चर को देखना,
उसके पूरे आर्किटेक्चर को तब्दील करना या उसे देखना, एक तो हो गए रिफॉर्म्स ये। दूसरा होता है कि आपने कई दफ़ा कुछ ऐसे सेक्शंस इनेक्ट किए होते हैं जिसके पीछे आपने इंटेंशन शो करनी होती है। आपने इंटेंशन शो करने के लिए आप उसमें रिफॉर्म कर सकते हैं, आप उसमें कोई एक्सप्लेनेशन डाल सकते हैं, आप उसमें कोई प्रोवाइजो डाल सकते हैं, आप उसमें कोई जो है सब्जेक्ट डाल सकते हैं, आप उसे किसी का सबऑर्डिनेट कर सकते हैं उस कंडीशन को, या किसी से लिंक कर सकते हैं, या आप किसी के साथ टैली कर सकते हैं। ये रिफॉर्म्स की मुख्तलिफ किस्म की शक्लें हैं। और जिस तरह आपने कहा कि IMF की वेबसाइट पे पढ़ा है इस तरह के रिफॉर्म्स की लिस्ट, तो बिल्कुल सही बात है। रिफॉर्म्स का तो अभी ये तो एक ऑन गोइंग लॉ है, ये एक लिविंग लॉ है। जो लिविंग लॉ होता है दैट इज ऑलवेज ऑलवेज ससेप्टेबल, दैट इज ऑलवेज आंसरेबल, दैट इज ऑलवेज एमनेबल टू रिफॉर्म ऑन एवरी सिंगल डे। आपको चाहिए, मैं आपको मिसाल देता हूं कि देयर वाज एन इशू, पिछले साल हुआ ये, मैं मॉनिटर कर रहा था ये रजिस्ट्रेशन ऑफ व्हीकल्स को, तो जो पंजाब एक्साइज डिपार्टमेंट है उसने अपना तमाम फंक्शनल सिस्टम तब्दील किया एंड वी वर इमीडिएटली कॉल्ड, हमें फौरन कहा गया बोर्ड की तरफ से कि इफ देयर इज अ रिक्वायरमेंट वी विल इमीडिएटली इंट्रोड्यूस एन अमेंडमेंट इनटू द लॉ। नाउ दिस इज बेसिकली रिफॉर्म। You're trying to attune your law as according to another law, or you want your law to override and be like an umbrella over the other laws, so they could also be they could also feel protected as well as they operate under your umbrella। ठीक, तो रिफॉर्म जो है वो तो इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप इसे कहते हैं ना बहुत डिटेल में आपने जो आने थे रिफॉर्म्स वो तो आप देखेंगे। अब आप जब फील्ड में आएंगे, आप प्रैक्टिकली वर्क करेंगे, आपको मैंने शायद एक दफा एक मिसाल पहले भी दी थी, जो आपकी स्ट्रेंथ है दैट इज गोइंग टू बी द पार्ट ऑफ रिफॉर्म। आपने एक चीज को देखा, एक बिजनेस प्रोसेस को अंडरस्टैंड किया, आप महसूस करते हैं कि ये इसका प्रॉफिट मार्जिन 90% है और टैक्स तो ये दे रहा है 5% के मुताबिक। नाउ यू कैन सजेस्ट क्लियर रिफॉर्म के लॉ को इस तरह अपनी इंटेंशन लेके आनी चाहिए। खाली रेट रिवाइज करना इज नॉट द पर्पस, आपने तो उसको इस तरह रिफॉर्म करना है लॉ को कि उसे पता चले कि भाई अब ये 90% वाला जमाना जो है ना, ये 5% के ऊपर मैं डिक्लेयर करके आई वोंट बी एबल टू गो स्कॉट फ्री। दैट इज व्हाई यू हैव टू रिफॉर्म द लॉ, ब्रिंग हिम इनटू द पूल, मेक हिम अकाउंटेबल फॉर एवरी सिंगल ट्रांजेक्शन। अगर उसमें वो फंस रहा है, गलत फंस रहा है, तो आपने लूप होल अपने लॉ का दूर करना है। दिस इज रिफॉर्म। अभी लेटेस्ट रिफॉर्म जो हुआ है वो ज्यूरिसडिक्शन के चेंजेस हुए हैं कराची में भी, लाहौर में भी। दिस इज अ पार्ट ऑफ अ रिफॉर्म कि FBR ने अपनी फोकस को बेहतर करने के लिए और जो डिस्ट्रिक्ट एक्सेस होने के लिए अपनी नॉन कॉर्पोरेट की ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल सेपरेट कर दी है और कॉर्पोरेट की सेपरेट ज्यूरिसडिक्शन बिल्कुल सेपरेट कर दी है। FBR वांट्स टू पेनिट्रेट एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल सो दैट जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है आप उसके पार आ जाएं, आप जो है अपनी फुटिंग, अपनी वर्कफोर्स, अपनी जो है स्टैंडिंग और अपनी रूट्स जो हैं वो डिस्ट्रिक्ट लेवल तक एस्टेब्लिश कर सकें। दिस इज द मोस्ट पैल्पेबल and most visible form of reform that you can see, and inshallah when you will be coming, आप अपनी डिस्ट्रिक्ट्स में होंगे तो अपने डिस्ट्रिक्ट्स में आप देखेंगे, आपको पता होगा कि कौन सी किस बंदे की जो है, अगर कोई कराची मुझे याद है जब मैं पोस्टेड था इसमें इस्लामाबाद में, तो मेरे सिंध के दोस्त जब आते थे they used to bring cakes from Bombay bakery। तो अब आपने जब उधर की कोई होंगे तो आपको उसकी जो है कॉस्ट का पता होगा, आपको प्रॉफिट मार्जिन का पता होगा, आपने उसकी टैक्सेशन करनी है। टैक्सेशन के अलावा आपने ये भी करना है कि आपने उनको टैक्सेशन करने के अलावा आपने ये भी देखना है कि उसके अंदर उनका क्या प्रॉफिट मार्जिन है, आप उसे कैसे टैक्स कर सकते हैं और क्या क्या आप उसके बिजनेस को मजीद टैप करके विदाउट किलिंग द टैक्स पेयर यू कैन गेट him make run his business as well as contribute voluntarily। इस पूरे ऑर्डिनेंस की जो ओवर आर्चिंग, जो आप कह सकते हैं ओवर आर्चिंग जो इसकी सेंस है, वो हमेशा जो है आपकी ये
वॉलंटरीली कंप्लायंस के ऊपर ही चलती रहेगी, ठीक है। तो इस लिहाज से मैं, इम्तियाज अली साहब कह रहे हैं बॉम्बे बेकरी द बेस्ट, ठीक है। आदेश पूछ रहे हैं स्पेकुलेशन बिजनेस क्या है। जी बिल्कुल, स्पेकुलेशन बिजनेस जो है सेक्शन 14 में डिफाइंड है। या तो स्पेकुलेशन बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जो बताता है कि आपने अंदाजे के ऊपर कुछ, बेसिकली आप कुछ ऐसी ट्रेडिंग करते हैं जिसमें आपने, स्पेकुलेशन का बिजनेस होता है, अंदाजे की बेसिस पे करते हैं, ट्रेंड के मुताबिक करते हैं, वो बिजनेस करते हैं, उसके अगेंस्ट आपको जो अर्निंग होती है उसे स्पेकुलेशन बिजनेस कहते हैं। स्पेकुलेशन एक पाकिस्तान में फिल वक्त इतना ज्यादा डिफाइंड बिजनेस नहीं है, मगर मगर बाहर के मुल्कों में स्पेकुलेशन भी होती है। बाहर के मुल्कों में जो है स्पेकुलेशन, आप अंदाजा करके प्रिडिक्शन करते हैं कि ये स्टॉक्स की ये कीमत हो सकती है। इट्स नॉट अ स्टॉक इन ट्रेड, इट्स नॉट स्टॉक मार्केट, इट्स अ डिफरेंट एंटिटी। सो फार हमारे यहाँ ये इंट्रोड्यूस तो हमने लॉ में करा दिया है, मगर ये अभी इसकी इतनी ज्यादा शार्प प्रैक्टिस नहीं हुई। उसकी वजह ये है कि पूरी दुनिया में बिजनेसेस मार्केट ट्रेंड्स को फॉलो करते हैं, और उसके अलावा जो है बिजनेस और बहुत सारी चीजों पे डिपेंडेंट होते हैं। हमारे यहाँ जो है फिलहाल तो स्पेकुलेशन बिजनेस की इतनी ज्यादा अच्छी शक्ल नहीं निकली। बिल्कुल। और हेलो सर। एसेट मैनेजर्स इसमें होते हैं। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो भी स्पेकुलेशन के एम्बिट में आती है, मगर ये अभी इसमें ज्यादातर लोग पार्टिसिपेट नहीं करते। जी हेलो सर। जी जी। गुजारिश ये है कि क्या इस, ये हमारा लेक्चर है, इसके अलावा भी कुछ लेक्चर्स हैं या ये फाइनल है? मैं एडमिन से पूछ लेता हूँ। एडमिन, ये हमारा लास्ट लेक्चर है जी, और उसके बाद हमने कुछ आपको रिकॉर्डिंग्स हैं वो भेजनी है। सर एक छोटी सी गुजारिश है, अगर आप प्लीज प्लीज अगर हो सके, अगर एक लेक्चर रख लें, क्योंकि देखें हाँ, आपने हमें लेक्चर्स प्रोवाइड, तो हम जो जॉब वाले हैं उनके लिए तो थोड़ा मुश्किल हो रहा है कि आप 19 लेक्चर तक चले आए, लेकिन अब बड़ी मुश्किल से हम डेली बेसिस पे 10 लेक्चर तक पूछें। एक गुजारिश ये है, अगर एक दो दिन या मंडे या ट्यूसडे वाले दिन तक आप अगर इनकम टैक्स और सेल टैक्स के बारे में अगर कोई जर्नल क्लास रख लें जिसमें हमें कोई डिफिकल्टी है तो हम वो फाइनल कर लें, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से तो उसको सारे को प्लान बनाया हुआ कि वो कंप्लीट हो जाएगा, तो आपसे थोड़ा टाइम ले लूंगा। अगर कोई ऐसा जर्नल लेक्चर क्लास रख लें जी जरूर, हम इसे कंसीडर कर लेते हैं, एडमिन से डिस्कस करके इंशाल्लाह आपको अरेंज कर देंगे। डोंट यू वरी अबाउट इट। और सेल्स सर एक और बात हुई है कि क्या, हेलो जी जी सर, बोलिए। गुजारिश ये है कि क्या आपका यही इसी तरह का कोई स्ट्रक्चर है, इंग्लिश लैंग्वेज के हिसाब से कोई क्लासेस चलते हैं? जी जी, हमारा लेक्चर होगा इंग्लिश का, और इसी इसी इसमें आप चाह रहे हैं, इसी कहते हैं पैकेज में, ये जो हमारा अभी चल रहा है इंस्पेक्टर इंडियन रेवेन्यू वाला, इसी एग्जाम से रिलेटेड। ठीक है। अच्छा, ये सर कंटिन्यू होगा, तो हमें कैसे पता चले, हम कैसे ज्वाइन करें? ये एडमिन से हम इससे मैं कन्वे कर देता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट अवेयर ऑफ इट। मैंने तो इनको रिक्वेस्ट आज के दिन के बारे में ये की थी। आप एडमिन से कांटेक्ट करें, वो आपको इसके ऊपर सही रिप्लाई देंगे, क्योंकि आई हैवंट, मुझे इस मैटर का नहीं पता, आई एम सॉरी। आप एडमिन से कांटेक्ट करें इसमें। ओके ओके सर, थैंक यू। हेलो। हाँ सर, इम्तियाज इम्तियाज भाई हेलो सर। ये आप हेलो सर। जी जी ये इम्तियाज भाई अभी कह रहे थे ना, क्योंकि हम अभी इनकम टैक्स और सेल टैक्स फिर अभी रिवाइज करेंगे, प्रूफ बैठेंगे, तो हमारे जहन में कुछ क्वेश्चन तो आ ही होंगे। तो आप अगर एक हफ्ते के बाद या ऐसा कोई दिन रख लें जिसमें ये हम आपसे क्लियर कर सकें। अच्छा, मैं एडमिन को कन्वे कर देता हूँ। इस तरह के जो क्वेश्चंस हैं आप जरूर एडमिन से पूछें, हम आपके लिए हाजिर हैं। डोंट यू वरी अबाउट इट। और ये आप कन्वे करें, एडमिन हमें इन्फॉर्म कर देगी। हम अपने रिसोर्स पर्सन, हम लोग ऑन बोर्ड हैं, आपके साथ होंगे। सर। हेलो सर। हेलो। हेलो। जी बोलें।
हेलो सर। एक बंदे की इनकम बिजनेस भी है, सैलरी भी है और प्रॉपर्टी भी है, देन सर उसको टैक्स कैसे कलेक्ट किया जाएगा? हेलो। जी जी बिल्कुल। ये आदेश साहब, अगर एक बंदे की इनकम जो है ना वो सैलरी भी है, बिजनेस भी है और प्रॉपर्टी भी है, तो इसमें बुनियादी चीज ये याद रखें कि अगर उसकी जो कुल आमदनी है तनख्वाह के जुमरे में वो 50% से ज्यादा है, यानी कि वो 100 रुपए कमा रहा है जिसमें से 51 रुपीज उसकी सैलरी है, तो उस पे जो रेट है वो सैलरी वाले का लगेगा। ठीक है। और वो बिजनेस वाले का रेट नहीं लगेगा, बल्कि बिजनेस की जो इनकम भी है उस पे भी वही रेट लग जाएगा जो सैलरी पे रेट लग रहा है। अगर उसकी अच्छा जी जी, जो अच्छा, तो सर उसका अलग अलग से रेट लगेगा, बिजनेस का और प्रॉपर्टी का एंड देन सैलरी का? इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी है ना, इस पे रेट अलग लगेगा, इसका रेट ही अलग है और इसका रेट अलग लगेगा। बाकी जो दो इनकम है ना, इनकम फ्रॉम सैलरी और इनकम फ्रॉम बिजनेस, इन दोनों को इकट्ठा किया जाएगा और ये देखा जाएगा कि ज्यादा इनकम कौन सी। अगर सैलरी वाली इनकम 50% से ज्यादा होती है तो फिर सैलरी वाला रेट लगेगा सारी बिजनेस और सैलरी इनकम दोनों पे। अगर बिजनेस इनकम 50% से ज्यादा है तो बिजनेस वाला रेट लगेगा दोनों इनकम के ऊपर। इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी जो है वो हर सूरत में अलग सेपरेट चार्ज होगा, वो अलग चार्ज होगा टैक्स। जी वो STR में आता है, सेपरेट टैक्सेशन रिजीम में। एक साल पहले प्रॉपर्टी इनकम नेट NTR में था, नॉर्मल टैक्सेशन रिजीम में था। अब प्रॉपर्टी इनकम जो है वो सेपरेट टैक्सेशन रिजीम में है। और बिल्कुल अकबर साहब आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं कि प्रॉपर्टी इनकम जो है वो सेपरेट टैक्स होगी। बिजनेस इनकम और सैलरी इनकम दे आर फॉलिंग इन द नॉर्मल टैक्स रिजीम। दैट इज वाई उसमें जो 50% एक्सीड करेगा उसका रेट लगेगा। अगर आपकी बिजनेस इनकम 50 मिलियन है और आपकी जो सैलरी इनकम है वो 2 मिलियन है, तो आपको 50 मिलियन के मुताबिक रेट लगेगा। ठीक। और अगर आपकी सैलरी अच्छा सर, सैलरी में बोलें। सर जो सैलरी में पेंशन होती है, पेंशन और प्रोविजन फंड पे टैक्स है सैलरी में? जी, पेंशन पे जो है ना वो टैक्स बिल्कुल है, लेकिन कुछ पेंशन ऐसी है जिसको एग्जाम्प्ट किया गया है। पेंशन के ऊपर जो सेक्शन 12 है ना वो तो कहता है टैक्स है, लेकिन फिर इसको एग्जाम्प्ट भी किया गया है। अब इसमें एग्जाम्पशन ऐसे है कि अगर कोई बंदा जो है एक पेंशन ले रहा है तो फिर वो एग्जाम्पशन होती है उसकी, लेकिन अगर किसी बंदे दो पेंशन ले रहा है, दो डिपार्टमेंट से पेंशन ले रहा है, तो उसकी एक पेंशन जो टैक्स होती है, एक को फिर एग्जाम्पशन हासिल होती है। इसी तरह प्रोविडेंट फंड जो है वो उनकी बात है। प्रोविडेंट फंड से अगर आपको कोई कंट्रीब्यूशन मिल रहा है तो उसमें जो है आपका पार्ट जो है, जो जितना आपने कंट्रीब्यूट किया है वो तो टैक्स नहीं होता, लेकिन जो उसने टैक्स एम्प्लॉयर ने कंट्रीब्यूशन दी आपको वो तो टैक्स होती है। हेलो सर। जी सर जी। हेलो सर। जी जी। सर थोड़ा सा ये रिफॉर्म के हवाले से सर एक क्वेश्चन है सर। दरअसल जैसे आपको मैंने पहले बताया, मैं लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करता हूँ पेशावर। जी सर हमारे डिपार्टमेंट में इस तरह कोई FTN तो सर इस तरह नहीं है। और यहाँ डिपार्टमेंट जो में जॉब कर रहे ठेकेदार है हैं सर वो आप? किस डिपार्टमेंट में जॉब? लोकल गवर्नमेंट लोकल लोकल गवर्नमेंट गवर्नमेंट है सर। डिपार्टमेंट, ये जो है ये तो KPK की प्रोविंशियल गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट होगा ना, डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का तो नहीं है। डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है सर। लोकल गवर्नमेंट सर डिपार्टमेंट प्रोविजनल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट का है। सर हम तो आते हैं सर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के अंदर, तो ये लेकिन जो एज अ होल डिपार्टमेंट आपका जो ऑफिस है ये एज वो अ होल। नहीं है वो किला बाला हिसार के सामने जो वो कचहरी बनी हुई है? नहीं नहीं सर, ये दरअसल वो बादशाह खान चौक और बादशाह खान चौक के नाम से मशहूर चौक है। अच्छा उसी में अच्छा असिस्टेंट डायरेक्टर के अंडर सर। अच्छा। वो दरअसल उसमें ना ये मेरा बनवा क्वेश्चन लें। सर ये वहाँ सर वहाँ जो होता है ना सर, ये टेंडर, ये ठेकेदार वगैरह सर, ये जो आ ऑप्शन जाते में हैं सारा सर टैक्स। टेंडर। जी टेंडर सर का सर मैं दरअसल आपको कुछ वो प्रॉब्लम सर डिस्कस करना चाहता हूँ कि क्या ये गलत है कि ठीक है। जी जी सर इस तरह के हमारे यहाँ ठेकेदार सर आ जाते हैं, वो जब काम शुरू कर लेते हैं, यानी स्ट्रीट लाइट वगैरह और इस तरह मुख्तलिफ चीज़ें सर, यानी सीमेंट वगैरह काम कर लेते हैं सर वहाँ। तो वो लोग जब एट द टाइम ऑफ परचेजिंग सर वो लोग तो सेल टैक्स पे कर लेते हैं सर। सही। लेकिन जब उनको बिल सर पे होते हैं तो सर उनसे डायरेक्ट 17% सेल टैक्स की डिडक्शन होती है और
1.5% इनकम टैक्स की रिडक्शन हो जाती है, और जो कि यानी एक सर गवर्नमेंट खजाने में तो चली जाती है, वो तो अच्छी बात है, लेकिन इस वजह से सर वो ठेकेदार सर क्वालिटी काम नहीं करता है, क्योंकि वो उसको पता है कि मेरे बिल में से इतना परसेंट ये टैक्सेस काट रहे हैं, तो वो अपने लिए वो मार्जिन सेट करते हैं। तो सर क्या ये नहीं, अगर रिफॉर्म्स में सर मैं इस हवाले से बात करूँ, अगर ये ठेकेदार को ये ऐसे एजुकेट की जाए कि वो अपना एनरोलमेंट कर ले, तो क्या सर इसको इन लोगों को बेनिफिट हो जाएगा सर? आप सर अगर इस पर अगर अपना वो यार ये जो आप जो सही कह रहे हैं, जो प्रोक्योरमेंट है ना, इसमें इश्यूज ये ऐसी हैं कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो चीज बाहर आपको मार्केट में 10,000 रुपए की मिलती है, वही चीज जो है अगर सरकारी महकमा खरीदने जाता है तो सरकारी महकमे को 15,000 में चीज पड़ती है। और क्योंकि वो उसमें से टैक्सेस शामिल होते हैं, इसलिए जो उसका सप्लायर होता है उसके रेट बढ़ा देता है। बाकी जो जहां तक जो है ना ये एनटीएल लेने की बात है, ठेकेदार जो है रजिस्ट्रेशन करा लें तो ये बड़ी अच्छी बात है कि वो रजिस्ट्रेशन करा लें, तो उनकी भी बचत होगी। और आहिस्ता आहिस्ता वैसे वो सारे करा लेंगे, लेकिन ये कि इस टैक्स की डिडक्शन को खत्म नहीं किया जा सकता। ये तो प्राइमरीली जो है ना, इसका मतलब यही लिया जाता है कि ये उसी उसी का टैक्स डिडक्ट किया जा रहा है जो इनकम टैक्स होता है उसका ठेकेदार। सर कुछ एडजस्टेबल के उन लोगों को भी सर फिर फायदा होगा ना सर, वो एडजस्टेबल दरअसल सर एक तो सर वो लोग परचेजिंग कर लेते हैं हाँ सर किसी शॉप से, हाँ तो वहां भी सर सेल टैक्स पे कर लेते हैं वो लोग, फिर उसके बाद जब उन लोगों का सर बिल पे होता है तो उस टाइम भी उन लोगों से 17% डिडक्शन होती है। बिल्कुल। वो लोग अगर वो चाहें तो वो रजिस्ट्रेशन करवा के सेल टैक्स में अपना इनपुट क्लेम लेके और उसका असल जो बियर ऑफ बर्डन जो है वो दूसरे पे ट्रांसफर कर सकती हैं। लेकिन ये तो ठेकेदारों को समझाना पड़ेगा ना। वो असल में ठेकेदार जो ना बड़ा मोटे दिमाग का बंदा होता है, थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, पैसे उसके पास होते हैं, उसने जो ना ऐसी कमाए होते हैं, कहीं सीमेंट की जगह रेत लगाया होता है, कहीं ईंट की जगह कच्ची ईंट लगाई होती है, कहीं लकड़ी की जगह उसने जो है ना वो खराब लकड़ी लगाई होती है। तो वो पढ़ा लिखा नहीं होता, बस उसको ये पता होता है मोटा मोटा कैसे मैंने इस चीजों से पैसे कमाने हैं, कैसे मैंने सीमेंट की जगह रेत लगानी है। तो वो ये हुकूमती जो हलकों से ना वो भागते हैं, क्योंकि अकेला बिल पास करवाना जो है ना गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में बड़ी सरदर्द है। वो लोग कहते हैं कि एक महकमा जो है अकाउंट्स वाला, उससे तो जान छूटती नहीं है, तो ये अब इतने सारे महकमों में हम पड़ जाएंगे, वो भी हमारे पीछे होंगे, एक्साइज वाले भी होंगे, एफबीआर वाले भी होंगे। इसलिए वो सरकारी महकमों का जो खौफ है ना, जो न्यूसेंस है, वो उन्हें दूर रखती है ये रजिस्ट्रेशन करवाने से। ये तो अब हमारे हालात भी ठीक होंगे तो वो लोग भी परसुएड होंगे कि यार करा लेनी चाहिए, रिफंड मिल जाता है, पैसे ही वापस मिल जाते हैं, एडजस्ट हो जाते हैं। यकीन जब उन्हें होगा कि ये आराम से हो जाएगा तो फिर वो जरूर रजिस्ट्रेशन कराएंगे। लेकिन अभी बड़े मसाइल हैं, बहुत मसाइल हैं अभी उनके लिए भी बड़े जी मसाइल हैं। अरे क्वेश्चन है, हेलो सर, हेलो जी क्वेश्चन है सिंपल सा। वो ये है कि आपने हमें बताया था कॉटेज इंडस्ट्री की जो डेफिनेशन बताई थी, आपने बताया था कि अगर उसकी सालाना टर्नओवर है वो 1 करोड़ से ऊपर हो और उसका जो सालाना बिजली का बिल है वो 8 लाख से ऊपर हो, तो वो कॉटेज की डेफिनेशन कहलाता है। ठीक है सर, मुझे जरूरत थोड़ा कंफर्म कीजिए, क्या इस साल कॉटेज इंडस्ट्री का जो ये जो डेफिनेशन है इसमें कोई अमेंडमेंट हुई है? क्योंकि मेरे पास एक बुक है, कराची में बहुत यूज होता है, मिर्जा मुनव्वर हुसैन एनएमसीसी आईसीएम सीएससी वालों को पढ़ाया जाता है। इसमें लिखा हुआ है कि कॉटेज इंडस्ट्री उसको कहा जाता है जिसकी एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 लाख हो और उसका एनुअल बिजली का बिल है वो 7 लाख हो। तो ये थोड़ा मुझे बता दें कैसे करते हैं। बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ, मैं इसे डायरेक्टली मॉनिटर कर रहा हूँ और मेरे पास ये आया हुआ है। ये मैंने आपसे लास्ट टाइम भी बात की थी, बल्कि जो मैंने एमसीक्यूज बना के भेजे हैं उसमें भी मैंने इसे करेक्ट कर दिया है कि आपका जो कॉटेज इंडस्ट्री है उसका अगर आपका एनुअल टर्नओवर 10 मिलियन से ज्यादा होगा तब आप कॉटेज इंडस्ट्री की डेफिनेशन से बाहर होंगे। फाइनेंस एक्ट की कॉपी भी मैं आपको भिजवा दूंगा इंशाल्लाह, जैसे ही मैंने और मेरी पूरी ऑडिटिंग टीम ने इसको अनअर्थ किया था और हमने बोर्ड में कन्वे किया था कि सर ये अमेंडमेंट आप लोगों को करनी पड़ेगी, ये आप लोग गलती कर गए हैं। फाइनेंस एक्ट में तो ये अमेंडमेंट कब की आ चुकी है, अलबत्ता जो आप लोगों के पास बेयर एक्ट की कॉपी है वहां ये गलत है। आप इसको यही समझें कि ये 10 मिलियन टर्नओवर अबव है। आज मैंने एक केस जो है कराची आरटीओ 3 कराची का सबसे बड़ा टैक्स पेयर है, उसका एक केस मेरे पास इधर आया हुआ है और अभी तक उससे मैंने रजिस्ट्रेशन नहीं दी। बिल्कुल कॉटेज इंडस्ट्री की बिल्कुल अपडेट कर दी है उन्होंने, आप अभी जाके देख लें सेल्स टैक्स की, हमने अभी चेक कर लिया है, ये आपके सामने डिस्प्ले हो गई है, देख लें। और ये हमने चेंज भी करवा दिया, मैं और मेरी ऑडिटिंग टीम ने इसको अनअर्थ करके उसे बताया था
और बोर्ड में इन्होंने इसको चेंज भी कर दिया था, आप देख लें, आपके सामने सर्कल भी हुई है। और आज मैंने इस तरह का एक सिमिलर केस रिजेक्ट कर दिया है। सर एक और क्वेश्चन है, वो मेरा क्वेश्चन है किबोर के सिलसिले में। किबोर बेसिकली कराची इंटर बैंक ऑफर रेट्स होते हैं, लेकिन इसकी थोड़ी एक्सप्लेनेशन अगर करते हैं कि ये सेपरेट कराची के लिए क्यों है, क्या इसी तरह कोई लिबोर भी है लाहौर का या इस्लामाबाद के लिए भी है? नहीं, ये काइबोर रेट है बेसिकली कराची इंटर बैंक। बेसिक मेजर बैंक्स जितने भी हैं हमारे, मेजर बैंक्स जितने भी हैं उनके हेड ऑफिसेज उधर ही हैं, फाइनेंशियल एक्टिविटी उधर ही मेजर जनरेट होती है, कल्मिनेट उधर ही होती है। इस वजह से चूंकि मैक्सिमम हेडक्वार्टर्स उधर हैं, स्टेट मैक्सिमम ब्रांचिंग उनके साथ उधर है। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो है वो सबसे बड़ी स्टॉक एक्सचेंज थी, अब चूंकि पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज बन चुकी है, तो ये एक लेगेसी के तौर पे होता ये है। ये क्यों आप इसे कह रहे हैं कि भाई लाइबोर होना चाहिए या कोई और इस्लामाबाद का होना चाहिए? बेसिकली काइबोर एक लेगेसी के बेस पे है। ये काइबोर कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, और काइबोर इज द एवरेज इंटरेस्ट रेट एट विच टर्म डिपॉजिट्स आर ऑफर बिटवीन प्राइम बैंक्स इन द पाकिस्तानी होलसेल मनी मार्केट। ये बेसिकली एक टर्म है, ये कराची रेफरेंस नहीं है। ये बेसिकली आपस में जो मुख्तलिफ बैंक्स की डीलिंग है उनका एक एवरेज रेट है। इस वजह से ये ज्यादा गवर्नमेंट के लिए कंफर्टेबल है, क्योंकि गवर्नमेंट एक स्पेसिफिक फिगर नहीं देती। बल्कि मैं एक आपको मिसाल भी दे दूं, मेरे पास एक केस था मरहबा लेबोरेटरीज, आप लोग मरहबा के प्रोडक्ट्स यूज करते हैं, उनका डिफॉल्ट सरचार्ज बनता था। जिन सालों में काइबोर का रेट चल रहा था, काइबोर की लिहाज से कैलकुलेशन की, और जिन सालों के अंदर काइबोर के मुताबिक डिफॉल्ट सरचार्ज एप्लीकेबल नहीं था, उन सालों में हमने फ्लैट रेट लगाया 18%। काइबोर रेट आपको कंफर्म करना पड़ता है कि क्या चल रहा था। ये क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस चेंज होता है। तो करंट क्या चल रहा है किबोर रेट? जी, करंटली काइबोर रेट क्या चल रहा है? काइबोर रेट जो है चेंज होता रहता है तकरीबन। अभी आपको हम बता देते हैं इधर ही काइबोर रेट कितना है, तकरीबन 16 to 17% होता है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान इसे मेंशन करता है, हर साल का डिफरेंट होता है, और इसमें 3% 4% अबाउट भी होता है। ये मुख्तलिफ रेट्स निकलते हैं। आपके सामने डिस्प्ले हो गया है जनाब, काइबोर रेट आज की डेट में क्या है, और इसके मुताबिक फिर आगे डिफॉल्ट सरचार्ज इसके ऊपर होता है, +3% होता है, +4% होता है, और ये डेट या क्वार्टरली के बेसिस पे हमारे उसमें ऑर्डिनेंस में होता है, डेली बेस पे भी कैलकुलेट हो जाता है हमारे ऑर्डिनेंस में। जी, कोई और क्वेश्चन पूछना चाहेंगे? अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो सर। वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? खैरियत से सर? अल्लाह का करम। जी बताइए। सर मैंने कहा आज माशाल्लाह हमारा बड़ा सुपर डुपर क्लास चल रहा है। दोनों हमारे जो है ना टीचर साहिबान, आप दोनों बैठे हुए, बहुत अच्छा लगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि फेडरल एक्साइज एक्ट के जो है ना आपने सेक्शंस बताए थे 48, और उसके जो है ना मेरा ख्याल है चैप्टर 6 है, और साथ ही होना शेड्यूल का पता करना चाहता हूँ आपसे। और जो ही ये इंग्लिश का आप आज पढ़ा रहे थे, रिकॉर्डिंग शुरू होने वाली थी, मैं पहुंच गया था, तो उससे पहले कोई इंपॉर्टेंट बात हुई हो, चूंकि उनकी रिकॉर्डिंग नहीं हुई है, या तो ये इंग्लिश का जो आप हमें मटेरियल दे रहे हैं इसका कोई टेस्ट वगैरह है, जो भी काइंडली जरा मुझे रिपीट कीजिएगा शॉर्ट से अल्फाज में। ओके, अच्छा, नहीं, आज हमने फेडरल एक्साइज के ऊपर कोई बात नहीं की। आपने बताया है मुझे कि 48 सेक्शंस हैं, बिल्कुल सही बताया है। अच्छा, ये फेडरल एक्साइज जो ड्यूटी मैंने आपको पढ़ाई है ना, ये मैंने आपको उतनी पढ़ाई है जितनी इंडिजिनस तौर पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी है। उसके बाद फेडरल एक्साइज ड्यूटी में जो जो चीजें हैं वो वही हैं जो सेल्स टैक्स के अंदर है, क्योंकि मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ये दोनों इंटीग्रेटेड लॉज हैं। इनकम टैक्स इज डिफरेंट फ्रॉम सेल्स टैक्स, ठीक है। ये दो टैक्सेस जो फेडरल एक्साइज ड्यूटी और सेल्स टैक्स हैं, ये एक जैसे ही हैं। इनके अंदर बाकी तमाम चीजें एक जैसी ही हैं, दोनों की लिमिटेशंस भी एक जैसी हैं, दोनों के अंदर डिफॉल्ट सरचार्ज की कैलकुलेशंस का तरीकाकार भी एक जैसा है, दोनों का मोड भी एक जैसा है।
फेडरल एक्साइज ड्यूटी जो है वो सेल्स टैक्स मोड में कलेक्ट होती है। सेल्स टैक्स रिटर्न के अंदर फेडरल एक्साइज ड्यूटी का एक सेपरेट कॉलम मौजूद होता है। ठीक, अच्छा सर। तो इस वजह से मैं आपको ये कहूंगा कि अगर आपने पढ़ना है स्पेशल जज तो वो सेल्स टैक्स में भी वही होगा जो फेडरल एक्साइज में होगा, अपील्स हैं तो वो भी वही होंगी। ये सारा का सारा मेकअप जो है इन दोनों का एक जैसा ही है। जैसे अब मैं अपील्स के बारे में आपको बताता हूँ। अपील्स के बारे में है कि आपने अपील्स जो है वो एडिशनल कमिश्नर भी इनिशिएट कर सकता है, कलेक्टर ऑफ कस्टम्स भी है। आपने सेल्स टैक्स में ये भी देखा होगा कई दफा कलेक्टर ऑफ कस्टम्स को वो कहते हैं कि ये एडजुडिकेट करेगा, ये कलेक्टर ऑफ कस्टम्स इसमें डायरेक्ट विद होल्ड करेगा। उसके अलावा अपील्स अगर हैं तो वो ट्राइब्यूनल लेवल पे कैसे होंगी, डायरेक्टली हायर कोर्ट में कैसे होंगी। तो दोनों का जो मेकअप है दोनों लॉज का वो बिल्कुल एक जैसा ही है, दोनों एक ही तरह के हैं, दोनों कस्टम्स के अंडर थे। तो कस्टम्स वालों ने हार्मोनाइज करने के लिए दोनों को एक जैसा ही रखा। आपने अगर सेल्स टैक्स में किसी को अरेस्ट करना है तो उसका सेम वही प्रोसीजर है जो आपने फेडरल एक्साइज ड्यूटी में आपने अख्तियार करना है, क्योंकि दोनों जो हैं वो एक जैसे ही कहते हैं फॉर्मेट पे चल रहे हैं। ये नहीं हो सकता कि आप सेल्स टैक्स रिटर्न अलग से भर दें उसके बाद आप कहें कि भाई मैं फेडरल एक्साइज ड्यूटी मिस कर गया हूं तो मुझे फेडरल एक्साइज ड्यूटी की रिटर्न दे दी जाए। दोनों कलेक्ट सेल्स टैक्स के अंदर ही इन दोनों का सारा ये कवर हो जाएगा फेडरल एक्साइज ड्यूटी का काम। और उसका मेकअप भी वैसे ही है जैसे आपने ड्रॉबैक ऑन ड्यूटी जो है वो पढ़ा था सेल्स टैक्स में, वो 73 सेक्शन से पहले था, ये 74 है आई गेस। यहाँ आपका ड्रॉबैक ऑन ड्यूटी जो है वो सेक्शन 5 है। तो ये बेसिकली जो है दोनों का मोड ऑफ ऑपरेशन एक जैसा ही है, देयर इज नो डिस्टिंक्शन। और इसके अलावा आज हमारी अभी कोई बात नहीं हुई एक्ट के ऊपर, अभी तक हम नॉर्मल जनरल क्वेश्चंस के आंसर्स दे रहे हैं। और जो है क्या रिकॉर्डिंग स्टार्ट होने से पहले इस तरह की कोई हमने कोशिश ये की है कि आज आपके जो जो क्वेश्चन हैं हम उनका आंसर दें। और बल्कि मुझे बड़ी खुशी हुई ये देख के आप लोगों को एमसीक्यूज में काफी जो चीजें हैं वो अच्छी तरीके से समझ भी आ रही हैं। शोर आ रहा है आप सब लोगों का, मैं इसे म्यूट कर देता हूँ। आप लोगों का जो बोलना चाहिए अपने आप को अनम्यूट कर दे। तो मुझे ये खुशी है कि आप लोगों को बहुत अच्छा एक्ट समझ आ रहा है एंड आई एम हैप्पी कि आप लोगों को मजीद अच्छे तरीके से इसके ऊपर हैंड्स ऑन हो जाएंगे। लॉ अभी इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से आप जब चाहेंगे तो यू विल बेसिकली डू वेरी वेल इन दैट। आदेश पूछ रहे हैं कि डिस्क्लोजर पॉलिसी क्या होती है। डिस्क्लोजर पॉलिसी जो है बेसिकली तो गवर्नमेंट देती रहती है जी, विसल ब्लोइंग पे भी है। और उसके अलावा अगर डिपार्टमेंट के अंदर कोई डिस्क्लोजर करता है मतलब ये है कि आपने किसी की पब्लिक जो आपके पास प्राइवेट इंफॉर्मेशन है अगर वो किसी के पास डिस्क्लोज कर देंगे एज अ प्राइवेट यानी कि किसी की भी इंफॉर्मेशन प्राइवेट अगर आप डिस्क्लोज कर देते हैं बाहर तो यू विल हैव टू बी पेइंग, यू विल बी पेनलाइज्ड फॉर दैट, यू विल बी कन्विक्टेड फॉर दैट। ठीक है, और आपको उसके अगेंस्ट जो है रेपरेशंस भी देनी पड़ सकती हैं, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स भी स्टार्ट हो जाएंगी। ये सेक्शन गालिबन 216 है इनकम टैक्स का जो डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन जो है उसको मना करता है, क्योंकि एफबीआर का जो डाटा है ये लोगों का बिजनेस इनकम से रिलेटेड होता है। ऐसी चीजें होती हैं जो अपने घर खानदान में भी जो लोग छुपा के रखते हैं, तो ये एक्सपेक्ट ये किया जाता है कि एफबीआर में जितने लोग हैं वो इस डाटा को शेयर नहीं करेंगे। इसके अलावा कोई और दूसरे डिपार्टमेंट भी हैं वो भी ये डाटा जब हमसे मांगते हैं तो हम उन्हें यही बताते हैं कि डिस्क्लोजर हम नहीं कर सकते। स्पेशल केसेस में एफबीआर से बोर्ड से परमिशन लें तो फिर हम उन्हें ये डिस्क्लोजर देते हैं। एक थोड़ा अच्छा ये फिस्कल पॉलिसी का आ गया। फिस्कल पॉलिसी का जो है ना आदेश पहले बात हुई थी, ये गवर्नमेंट के जो एक्सपेंडिचर्स हैं और गवर्नमेंट ये कोर्स ऑफ एक्शन है जिसके थ्रू गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को चेंज किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है टू अचीव जो है ना डिजायरेबल इकोनॉमिक रिजल्ट्स जो कि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी है। ठीक है, टैक्सेस को ज्यादा किया जाता है, इसी तरह एक्सपेंडिचर्स को एडजस्ट किया जाता है जरूरत के हिसाब से, इसी तरह टैक्सेस को एडजस्ट किया जाता है। फिस्कल पॉलिसी जो है ना ये गवर्नमेंट का टूल होता है बेसिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हासिल करने के लिए। जिस तरह जो है जितने जो अच्छे कंट्रीज हैं जो अच्छे बड़े ममालिक हैं उनमें तो शायद जो फिस्कल पॉलिसी के इतने ज्यादा इम्प्लीकेशंस नहीं होती,
लेकिन पाकिस्तान जो कि अभी स्ट्रगल कर रहा है, तो यहाँ पे फिस्कल पॉलिसी की बड़ी इम्प्लीकेशंस होती हैं, और यहाँ पे जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें उतार चढ़ाव भी बड़े आते हैं, स्टेबल नहीं होती। तो फिस्कल पॉलिसी यही समझे पॉलिसी है जिसमें जो है ना गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स को और गवर्नमेंट के रेवेन्यू को चेंज किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है टू अचीव जो है ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। ऐसी गाइडलाइंस है, ऐसा कोर्स ऑफ एक्शन है। जी जी, सवाल पूछें, अपना माइक ऑन करके पूछें सवाल जो भी पूछना चाह रहे हैं। ये सवाल कुछ सर। हेलो जी जी सर, ये जो नई नई अमेंडमेंट हुई है ना फाइनेंस एक्ट 2016 के तहत, जी 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 सर इसके बारे में एमसीक्यू पूछ सकते हैं? ये जो अमेंडमेंट हुई है ये हर साल होती है, और इसमें कोई मेजर अगर चीज अगर है वो तो पूछ सकती हैं। बताएं आपको कौन सी चीज इसमें। सर इनकी कोई समरी बना दे के इन तीनों एक्ट में कौन कौन सी अमेंडमेंट हुई है फाइनेंस एक्ट के तहत। बिल्कुल ठीक है, सर हमें तो नहीं पता, बिल्कुल ठीक पढ़ी है। तो नहीं है अपनी फाइनेंस एक्ट। आप बिल्कुल, आपको ब्रीफली जो है ना ये इसकी समरी जो ना हम बना देते हैं ब्रीफली बिल्कुल, और ताकि आपको ये चीजें समझ में आ जाए। साजिदा कह रही है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जो है ना वो का रिकॉर्डेड लेक्चर नहीं मिला जी, वो उसमें इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज का जो पोर्शन है वो मैं कोशिश करता हूँ आज ही रिकॉर्ड करके ना कोशिश करूंगा इस वीकेंड पे मैं आपको भेज दूंगा। आई प्रॉमिस के जो है ना उसका जितना भी पोर्शन है ना उसकी थोड़ी स्लाइडें अदर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में ज्यादा थोड़ा ऐसा आपने देखना है कि हमने इनकम के हेड बनाए हुए हैं। सबसे पहला सैलरी का हेड है, उसके बाद हमने देखा प्रॉपर्टी का हेड है, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी। ये जो इनकम अर्न की जाती है ना उसको हमारा जो ऑर्डिनेंस है ना वो क्लासिफाई करता है, मतलब 5 हेड उसके बनाए हुए जिसमें सबसे पहला सैलरी है, फिर प्रॉपर्टी है, फिर बिजनेस है, फिर कैपिटल गेन्स है। जो इन 4 हेड्स में एडजस्ट नहीं हो रही इनकम, उसके लिए 5वां सोर्स, क्योंकि इसको लिमिटेड करना था ना क्लासिफिकेशन को, ऐसे खुला नहीं छोड़ सकते थे, इसलिए उन्होंने 5वां जो हेड है उसको रखा है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। इसका मतलब ये है कि जो इनकम जो है ऊपर जो 4 हेड पीछे बयान किए गए उनमें एडजस्ट नहीं हो रही, उनमें वो क्लासिफाई नहीं हो पा रही, तो वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में आएगी। बहुत सारी इनकम है, जैसे बिजनेस, मैं बिजनेस की बात करता हूँ। अब बिजनेस में तो कंटिन्यूटी होती है ना, आपसे पहले भी बात हुई है कि बिजनेस एक रेगुलर रूटीन का काम होता है, लेकिन अगर आपको इनकम आ गई है और वो बिजनेस नहीं उस चीज का करते, आप तो जॉब करते हैं, आपको आपकी लॉटरी निकल आई है, आपका इनाम निकल आया, लेकिन आप लॉटरी का बिजनेस तो नहीं करते ना, तो वो इनकम तो हुई है ना, उसको टैक्स तो करना है ना। उसको सैलरी में भी नहीं डाल सकते, उसको प्रॉपर्टी में भी नहीं डाल सकते, बिजनेस में भी नहीं डाल सकते, कैपिटल गेन भी नहीं है। उसके लिए ये अदर सोर्स रखा गया है ताकि वो अदर सोर्सेज में जाकर टैक्स हो जाए। ये बेसिकली इनकम को टैक्स करने के लिए ये हेड्स बनाए गए हैं। ठीक है, मैं जो है ना सर अस्सलाम वालेकुम। जी सर ये सुपर टैक्स को थोड़ा एक्सप्लेन करिएगा, और ये रीट RIET इसका फुल फॉर्म क्या है सर? जो सुपर टैक्स हमने ये खुला भी हुआ है, सुपर टैक्स जो है ये फाइनेंस एक्ट 2015 के तहत जो लेवी हुआ है, ये खास रेट है एक जिसके ऊपर जो है ना टैक्स जो मुख्तलिफ जो इदारे हैं उनसे कंपनीज जो है ना उनसे वसूल किया जाता है। मेरा ख्याल है ये जो जिन कंपनीज का टर्नओवर जो है ना वो 500 मिलियन से ज्यादा होता है ना, उनसे ये सुपर टैक्स लिया जाता है। सुपर टैक्स का मतलब है कि उनसे इनकम टैक्स तो हमने ले लिया है, उस इनकम टैक्स जितना परसेंट ले लिया उससे ज्यादा, फिर अगर उनका टर्नओवर ज्यादा है 500 मिलियन से उनका ज्यादा 50 करोड़ जो है ना, अगर उनका टर्नओवर 500 मिलियन का मतलब ये होगा कि वो 50 करोड़ से ज्यादा अगर उनका टर्नओवर है साल का, तो उनसे ये ज्यादा लिया जाएगा, ये 4% के या 3% के हिसाब से ये टैक्स उनसे लिया जाएगा। फाइनेंस एक्ट 2015 में ये तब्दीली लेके आई है गवर्नमेंट, और ये उस वक्त लिमिटेड था सिर्फ 2015 के लिए, इसका खास मकसद था। शायद अभी गवर्नमेंट ने इसको अच्छा सर, सुपर टैक्स 2015 से शुरू हुआ है, MCQ भी आ सकता है ना सर, सुपर टैक्स कब से लागू हुआ? तो इसका जवाब 2015 होगा सर। ये 2015 फाइनेंस एक्ट जो ना उसमें ये आया है, और इससे पहले रहा हो सकता कभी रहा हो, लेकिन अभी ये काफी अरसे बाद 2015 के थ्रू ये फाइनेंस एक्ट 2015 के थ्रू हुआ है और ये इसका एक इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि सुपर टैक्स जो है ना वो बैंकिंग कंपनीज जो है ना उनके ऊपर इसका रेट 4% है, और नॉन बैंकिंग कंपनीज के ऊपर इसका रेट 3% है। बैंकिंग कंपनीज वो हैं जो बैंक से हमारे और या बैंकिंग रिलेटेड काम करती हैं, जैसे इंश्योरेंस कंपनीज हैं। इसी तरह अदर कंपनीज वो हैं जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही हैं, इंडस्ट्री है दूसरी। और किसी जमाने में बैंकिंग कंपनीज पे बहुत ज्यादा टैक्स हुआ करता था, तो ये सुपर टैक्स बेसिकली बड़े बड़े बिजनेसेस पे लगाया गया। वो कहते हैं ना
हमारे मुल्क में बड़े बिजनेस को नहीं पूछा जाता। तो इसका भी सॉर्ट ऑफ मकसद यही है कि सुपर टैक्स उन पे लगाया गया ताकि वो इसका बार भी बर्दाश्त कर सकें। अगर कोई बैंक, तमाम बैंकों का 50 करोड़ से ज्यादा तो टर्नओवर होता ही, ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो उन पे ये टैक्स लगाया जाता है, बनता भी है। तो अच्छी एक चीज है वैसे सुपर टैक्स लगाना जो लोग दे रहे हैं। इसके अलावा एक और टैक्स भी जो कितना बैंकिंग पे और नॉन बैंकिंग पे सुपर टैक्स कितना परसेंट थोड़ा क्लियर कीजिएगा। यार जो बैंकिंग कंपनी उसके ऊपर तो 4% है, और जो अदर कंपनीज है ना उनके ऊपर ये 3% है। बैंकिंग पे 4% और अदर पे 3% है जी, अदर पे 3% है। ओके सर, ओके, थैंक यू। सर सेल टैक्स इनडायरेक्ट है तो प्रोग्रेसिव होगा या प्रोपोर्शनल होगा? यार सेल टैक्स जो ना ये इनडायरेक्ट टैक्स है, और जितनी आप चीज महंगी लेंगे उतना इसका रेट भी ज्यादा होगा। ये तो आप इसे प्रोग्रेसिव, एक पॉजिटिव लफ्ज है। प्रोग्रेसिव जो है ना एक उसकी कॉनोटेशन जो है ना पॉजिटिव है, और टैक्सेस के साथ जो है ना वो प्रोग्रेसिव लफ्ज जो है ना वो पाकिस्तान जैसे कंट्रीज में तो हमें इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। तो लेकिन वो एक बढ़ ही रहा है ना, प्रोपोर्शनल भी कह लेंगे आपको, जिस हिसाब से कमोडिटी बढ़ रही है उस हिसाब से वो बढ़ रहा है। जी जी जी, कोई सवाल पूछेंगे मैं बिल्कुल। सर सर थोड़ा प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव को थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे। प्रोग्रेसिव जो है वो स्कीम होती है, जैसे आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं तो वहाँ जो टैक्सेशन है वहाँ होती है आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर। प्रोग्रेसिव का मतलब होता है कि दे नो व्हाट इज योर इनकम एंड देन दे टैक्स यू, दे डोंट गो फॉर योर एक्सपेंसेस। ये एक प्रोग्रेसिव होती है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाती है आपकी स्लैब चेंज होती जाती है, ठीक है। ये तो है एक प्रोग्रेसिव। अच्छा, पाकिस्तानी मॉडल जो है वो प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव का मिक्सचर है। उसकी वजह, ऑल्दो इसकी इंटेंशन प्रोग्रेसिव है मगर ये हॉलिस्टिकली स्पीकिंग रिग्रेसिव ही है। उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट ने बहुत कोशिश की कि लोगों को जो है वॉलंटरी टैक्स कंप्लायंस की तरफ लेके आए, और उसी के लिए हम लोग जो है ये आपके लिए सेल्फ असेसमेंट की स्कीम आई गई लोगों के लिए। गवर्नमेंट ने इनिशियली, मैं कई केसेस बता सकता हूँ कि जो 40-40, 50-50 लाख, 2-2, 3-3 करोड़ रुपए टैक्स दे रहे थे जब सेल्फ असेसमेंट नहीं आई थी। जब सेल्फ असेसमेंट नहीं आई थी तो हम लोग ज्यादातर एक्सपेंसेस के पीछे कम भागा करते थे। हम उसके एक्सपेंस के पीछे टैक्स के एक्सपेंस के ऊपर जो टैक्स काटते हैं, जो अब विदहोल्डिंग की एक रिजीम हमारे पास बहुत ज्यादा चल पड़ी है, तो हमारे पास उसकी डायरेक्ट इनकम होती थी और उसके ऊपर हम एक प्रोग्रेसिवली जो स्लैब डिसाइड हुई होती थी गवर्नमेंट की तरफ से, उस पर टैक्स ले लिया करते थे, ठीक है, एक परसेंटेज के मुताबिक। रिग्रेसिव में ये होता है कि जो कंट्रीज आपकी इनकम की ट्रेल को फॉलो नहीं कर पाती, आपकी इनकम को फॉलो नहीं कर पाती, वो अंदाजा भी नहीं कर सकती, स्पेक्युलेट भी नहीं कर सकती कि आपकी ओरिजिनल इनकम क्या है। वो क्या करती हैं कि आपके खर्चों को, आपके एक्सपेंसेस को टैक्स करती हैं। मतलब अब आपने शादी का फंक्शन किया तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं, अगर आपने गाड़ी खरीदी है तो आप उस पर टैक्स दे रहे हैं। ये जो ना रिग्रेसिव टैक्स में थोड़ा सा ये भी है ना कि ये रिग्रेसिव थोड़ा ये भी नेगेटिव वर्ड है रिग्रेसिव, ठीक है ना। जैसे प्रोग्रेसिव पॉजिटिव वर्ड है, ये रिग्रेसिव जो नेगेटिव वर्ड है। और पाकिस्तानी जो टैक्स हैं उनके लिए ये ठीक है इस्तेमाल होना, यानी कि इसमें जो कम आमदनी वाले टैक्स लोग हैं वो भी एक प्रोपोर्शन पे उतना ही टैक्स दे रहे होते हैं जितना कि उसी चीज को खरीदने वाले जो है लोग दे रहे होते हैं। कहने को जो सेल टैक्स है वो तो कहने को तो वो प्रोपोर्शनल है कि सेम रेट है, चाहे आपकी इनकम जितनी भी है, आपकी लाख रुपए की तो आप साबुन ले रहे हैं तो आप उतना ही रेट लगेगा जो एक मजदूर है साबुन लेने वाला जितना वो पे कर रहा है टैक्स।
लेकिन ये कहने को रिग्रेसिव भी है, ठीक है, ये सेम सॉर्ट ऑफ टैक्स है। ये जो डिबेट है ना प्रोग्रेसिव, रिग्रेसिव और प्रोपोर्शनल टैक्सेस की, ये थोड़ी फिलोसफिकल है। अब अभी तमाम टैक्सेस को अगर आप डिफाइन करना समझना शुरू करते हैं तो वो सारे किसी न किसी मद में रिग्रेसिव भी होती हैं और वो किसी न किसी तरीके से जो है ना प्रोग्रेसिव भी होती हैं, कुछ उसमें प्रोपोर्शनैलिटी के एलिमेंट्स भी आते हैं। तो स्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन जो है इन तीनों टैक्स लॉज की, ये जो पाकिस्तान में है, इनकी जो है ना वो हो नहीं सकती। आप किसी स्कूल ऑफ थॉट के साथ जरूर बैठ सकती हैं कि आप इसको सपोर्ट करते हैं, इसको नहीं सपोर्ट करते, लेकिन ये कि स्ट्रिक्टली मेरा नहीं, मैं जाती ओपिनियन में समझता हूँ कि पाकिस्तान में टैक्सेस जो है ना वो बहुत ज्यादा फेयरनेस नहीं है, रिग्रेसिव भी हैं। और देखिए ना, गरीब आदमी जो छोटी तनख्वाह वाला बंदा है वो भी पेट्रोल पे उतने पैसे दे रहा है, और जो प्रेडो में बैठ के जा रहा है वो भी पेट्रोल पे उतने टैक्स दे रहा है। तो ये टैक्सेस जो है ना ये रिग्रेसिव टैक्सेस हैं और ये प्रोपोर्शनल भी है एट अ टाइम, ठीक है ना। ये फिलोसफिकल चीज है, इसमें मेरा ख्याल नहीं एग्जामिनर जो है शायद ना पूछे ये चीजें, क्योंकि ये बहुत कंट्रोवर्शियल है, डिबेटेबल है। जी जी पूछें। जी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछें जरूर। जी अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो जरूर पूछें मुझसे। मुझे लग रहा है कि क्वेश्चंस मजीद जो हैं वो लोग, मैं जो है ना आप तमाम लोगों का हम शुक्रिया अदा करते हैं जितने लोगों ने ज्वाइन किया और बड़ी दिलजमी से आप लोगों ने पढ़ा, बड़े शौक से आपने पढ़ा। ये इंतहाई खुशी का बायस है हमारे लिए कि इतनी दिलचस्पी जो है ना वो लेते नहीं है अमूमन। हम लोगों ने भी ट्रेनिंग ली थी तो हमारे साथ लोग ना दिलचस्पी इतनी नहीं लेते थे, लेकिन अब ये देखा गया है, ये बड़ी एक हकीकी बात है कि आप लोगों ने माशाल्लाह बड़ी दिलचस्पी ली है और अल्लाह ताला आपको इस दिलचस्पी का समर दे। आप आमीन। लोग जो है इसमें भरपूर तरीके से इम्तिहान में परफॉर्म करें, जिंदगी में राब्ते रहेंगे जी इंशाल्लाह, हमेशा के राब्ते हैं। आप सब लोगों के साथ जो है ना वो हमने आईडीज अपने शेयर कर दिए हैं। जो दोस्त जो है हमें सोशल मीडिया पे ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह उनके साथ भी राब्ता रहेगा। फोन नंबर भी एडमिन साहब हमारे शेयर कर देंगे इंशाल्लाह। कोई भी एग्जाम तक अगर कोई मसले मसाइल आपको इसके हवाले से होती हैं आप जरूर हमें बताएं और इंशाल्लाह राब्ता भी रहेगा और आपकी मदद भी करते रहेंगे। बड़ी खुशी होगी जिंदगी में अगर आप किसी से मुलाकात हो, आप लाहौर में आए जरूर राब्ता करें, कहीं ना कहीं किसी न किसी मोड़ पे जरूर हम मिलेंगे। इसी तरह अगर हम आपके शहर में आए कभी जिंदगी के किसी मोड़ पे, घूमते रहते हैं जी हम, इंशाल्लाह मुलाकात होगी। और अब तक के लिए इतना ही। तमाम दोस्तों से इजाजत अगर आप देते हैं तो हम ऑफ कर दें। मेरी तरफ से भी सर एक्चुअली मैं आपका बहुत मशकूर हूँ और आपका बहुत थैंक्स, आपने हमें टाइम दिया और आपके पॉजिटिव रिस्पांस दिया तभी हमने इंटरेस्ट शो किया। मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना कुछ सीखेंगे हम आपकी एकेडमी से। सर रियली वेरी वेरी इम्प्रेस्ड फ्रॉम यू एंड फ्रॉम योर एकेडमी एंड फ्रॉम योर वर्क एंड लॉट्स ऑफ थैंक्स टू यू सर। थैंक यू, अल्लाह आपको खुश रखेगा। थैंक यू फॉर द कॉम्प्लीमेंट मोहसिन भाई। थैंक यू सर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज। Thank you, sir. Allah थैंक यू Hafiz. सर।